डीप टॉक्स यानी बातें गहराइयों की। ये शो सिर्फ पैसे के इर्द गिर्द घूमता है। आज की जो हमारी गेस्ट हैं उन्होंने 1-2 करोड़ छोड़िए तमाम करोड़ रुपए बना लिए और ये सब उन्होंने 19 से 20 साल की उम्र में हासिल कर लिए। रिया, वेलकम टू आवर शो डी टॉक। और रिया, हम शुरू करते हैं अब। बिल्कुल एकदम। हम आज प्लेज ले लेते हैं कि Yes. ऑडियंस को सारे बिजनेस इनसाइट्स देंगे, कैसे चालू करे, आइडिया कैसे सोचे, कैसे उस पूरी जर्नी को जिए और एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाए, उसके बारे में एकदम हम आज सबको कैसे बताने कैसे वाले हैं। मनी कमाए। रिया, कोई हमारी ऑडियंस को ऐसा बिजनेस बताइए जिसमें पैसा ना लगे और काम भी हो जाए, और बड़ा बिजनेस भी बड़ा बन जाए। बिजनेस भी। अलग अलग चीज़ों से मोटिवेट होकर ये मत सोचो कि अरे हमें तो बिल्कुल कुछ रेवोल्यूशनरी ही क्रिएट कर देना है, बट पहले हम स्टार्ट स्मॉल। मैं समझता हूँ पैसा इम्पोर्टेंट और हमारा ये शो भी जो है वो पैसे के ऊपर ही है सारा। क्या होता है ना, जब हम पैसे नहीं कमा पाते ना तो हम खुद को ये नैरेटिव देते हैं, अरे हम तो कम पैसों में खुश है, पैसे इतना मैटर थोड़ी करते हैं, खुशी ज़्यादा मैटर करती है। बट अगर आप देखो तो हर मिडिल क्लास हाउस होल्ड की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर उनके पास पैसे हो तो। डीप टॉक्स यानी बातें गहराइयों की, या यूं कहें गहराई की बातें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं ये शो सिर्फ पैसे के इर्द गिर्द घूमता है और हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे गेस्ट को आमंत्रित करें जो आप लोगों को कुछ एक बिजनेस आइडिया दे सकें या जो आपकी ज़िंदगी में एक चेंज ला सकें, आपको इंस्पायर कर सकें कि कैसे पैसा कमाया जाए, क्योंकि एक छोटा सा आइडिया भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का रूप ले सकता है। आज की जो हमारी गेस्ट हैं उन्होंने बहुत छोटी उम्र में, जब लोग कॉलेज और क्लब्स की बातें कर रहे होते हैं, तो उन्होंने 19 साल की उम्र में बगैर पैसे के कॉलेज ड्रॉप आउट करके अपने लिए एक ऐसी इंडस्ट्री बना दी कि उन्होंने 1-2 करोड़ छोड़िए तमाम करोड़ रुपए बना लिए, अपने लिए एक मर्सिडीज़ गाड़ी मुहैया करा ली, एक बड़ा घर जो कि एक हर किसी का ड्रीम होता है, और ये सब उन्होंने 19 से 20 साल की उम्र में हासिल कर लिया। तो आज हमारी मेहमान हैं इस शो में रिया जी। हेलो रिया जी, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए और काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। मैं खुश हो गई अपनी इतनी सारी तारीफ सुन के, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लग रहा है आपका पूरा सेटअप, एंड आप दोनों साथ में पॉडकास्ट कर रहे हो, ये और भी अच्छी बात है। आई you, लव Riya. पावर कपल्स। थैंक यू। और इसमें हमने कहीं ना कहीं आप ही से इंस्पायर होके ये शुरू करा है। हाँ, इसका क्रेडिट आपको ही इसका जाता है। क्रेडिट आपको भी Thank जाता है, you. क्योंकि हमने कहीं आपकी रील में या कहीं आपको कहते हुए सुना था कि कपल शुड कम अप एंड डू समथिंग। राइट। तो आप ही हमारी इंस्पिरेशन है और आपकी अपनी स्टोरी भी एक बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, मतलब लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। थैंक यू। रिया, वेलकम टू आवर शो डीप टॉक। आप आए, थैंक यू सो मच। और रिया, हम शुरू करते हैं अब। बिल्कुल एकदम। हम आज प्लेज ले लेते हैं कि Yes. ऑडियंस को सारे बिजनेस इनसाइट्स देंगे, कैसे चालू करे, आइडिया कैसे सोचे, कैसे उस पूरी जर्नी को जिए और एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाए, उसके बारे में एकदम हम आज सबको कैसे बताने कैसे वाले हैं। मनी कमाए। आई लव मनी। नहीं, आप पता है मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही एक रील डाली थी दैट पीपल से मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हैप्पीनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट। हाँ, मैंने भी देखी है वो रील। बट ये सबसे बड़ा मिडिल क्लास ट्रैप है। क्या होता है ना, जब हम पैसे नहीं कमा पाते ना तो हम खुद को ये नैरेटिव देते हैं, अरे हम तो कम पैसों में खुश है, पैसे इतना मैटर थोड़ी करते हैं, खुशी ज़्यादा मैटर करती है। बट अगर आप देखो तो हर मिडिल क्लास हाउस होल्ड की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर उनके पास पैसे हो तो मनी कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। सो एज SRK सेड कि फिलोसफर बाद में बनो, पहले पैसे कमाओ। सो दैट इज़ रियली ट्रू। जैसे कहते हैं ना कि घर बैठ के रोने से तो मर्सिडीज में रोना बेटर है। प्रॉब्लम्स तो सबके साथ है, Yeah. लेकिन मनी इज इम्पोर्टेंट। या आई बिलीव, जो हम कहते हैं ना, हैप्पीनेस और मनी का आपस में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। देखो, हैप्पीनेस तो ऐसी चीज़ है जो थ्रू आउट होनी चाहिए। जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि मैं कॉलेज में अच्छे, स्कूल में अच्छे नंबर ले आऊँ, अच्छा कॉलेज मिले, कॉलेज में अच्छे नंबर ले आऊँ, अच्छी नौकरी मिले, नौकरी क्यों अच्छी अच्छी लड़की मिले, फिर बच्चे हो, बच्चे बड़े हो, तो हम क्यों क्या चेज़ करें, व्हाट्स द अल्टीमेट गोल कि जब ये हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, फिर ये होगा तो खुश होंगे। तो खुशी शुड बी थ्रू आउट द प्रोसेस, शुरुआत से लेके एंड तक हैप्पीनेस शुड बी देयर। तो ये पैसा और हैप्पीनेस का कोई कंपैरिजन नहीं है, हैप्पीनेस तो हमेशा ही रहनी चाहिए और पैसा इज अ मस्ट थिंग, आई वुड से। ऐसा मुझे लगता है रिया कि अगर ज़िंदगी में पैसा है,
तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आप डे टू डे में फील करते हैं या महसूस करते हैं या मन महसूस के सो जाते हैं कि आज मेरे पास काश पैसा होता तो मैं ये खुशी भी ले लेता। तो मटेरियल हैप्पीनेस, और कई दफ़ा रिलेशन में भी आज मैं अपने बच्चों को अगर कुछ दिला देता हूँ, कुछ कर लेता हूँ, तो दे आर मोर हैप्पी, दे फील मोर बेटर, यू नो। तो मतलब पैसा तो भाई देखो, मैं समझता हूँ पैसा इम्पोर्टेंट है, और हमारा ये शो भी जो है वो पैसे के ऊपर ही है सारा, राइट। क्योंकि हम चाहते हैं, और मैं अपने लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि केवल स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमाया जा सकता। पैसा जैसे रिया ने कमाया और विदाउट एनी इनिशियल कैपिटल कमाया, वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो समझते हैं रिया जी से आज क्या क्या है और कैसे है। आज रिया की जर्नी हम चाहते हैं हमारे ऑडियंस तक पहुंचे, तो एक ब्रीफ में आप अपने बारे में बताओ रिया। बिल्कुल, मैं स्टार्ट करना चाहूँगी आज से 2.5-3 साल पहले। व्हेन आई वाज 19 आई वाज स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी इन फरीदाबाद। तो क्या होता है ना कि हमेशा हम लोग ये सोचते हैं, देखो बिजनेसेस ना 2 तरीके से बन सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया और आप उसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। बट आजकल ना इंडिया बहुत ही एस्पिरेशनल सोसाइटी भी बनती जा रही है। तो जब लोग एस्पिरेशनल बन रहे हैं ना, तो हम उनको वो भी चीज़ बेच सकते हैं जिसके बारे में शायद उनको ज़रूरत अभी ना हो, बट हम खुद ही उनके मन में डिमांड क्रिएट करें। तो ऐसे ही एक बिजनेस आइडिया मैंने तब सोचा था व्हेन आई वाज 19 कि हम लोगों को कोविड के टाइम में साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है। अब कोविड के टाइम में साइकोलॉजी ज़रूरी क्यों है पढ़ानी? बिकॉज कोविड एक ऐसा टाइम था जहाँ पर हम सब क्या सुन रहे थे कि पीपल आर डाइंग नॉट बिकॉज ऑफ कोविड बट बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी विच कोविड ब्रिंग्स, राइट। तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी आ रही है तो क्या सोल्यूशन है? द सोल्यूशन इज थेरेपी। तो हम यही चाहते थे कि हम लोगों को मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड बताएं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अभी चोट लग जाती है तो 10 लोग आपको बैंड एड लगाने आ जाएंगे, दे विल नो कि कैसे बैंड एड लगानी है, कैसे ड्रेसिंग करनी है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपको घबराहट हो रही है, आप डिप्रेस्ड फील करो, एंग्शियस फील करो, क्या करोगे आप? व्हाट्स द सोल्यूशन? नथिंग। कोई आपको क्या गाइड करेगा? क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं है। तो जब मैं 19 ईयर ओल्ड थी और मैं मानव रचना यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी पढ़ रही थी, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आई हैव टू क्रिएट दिस अवेयरनेस इन द सोसाइटी कि मेंटल हेल्थ ये होती है और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इसे कहते हैं। सो माई बिजनेस स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल मोटिव। अब आप इसको कहो कि क्या तब साइकोलॉजी पढ़ने की नीड थी या क्या तब लोग मर रहे थे साइकोलॉजी पढ़ने के लिए? नहीं, दैट्स नॉट द केस। क्या मैंने वो नीड क्रिएट करी? येस, दैट्स द आंसर। बिकॉज लोगों को थोड़ी पता था कि हम साइकोलॉजी पढ़ के या मेंटल हेल्थ समझ के हम कोविड में हील हो सकते हैं, वो उनको रियलाइज़ कराया गया। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमेशा कोई बिजनेस एक प्रॉब्लम ही सॉल्व करते हैं, दैट्स नॉट द केस। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि फरारी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इट्स नॉट सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम जो फरारी सॉल्व करे वो तो ऑल्टो भी सॉल्व कर देती है ना। हाँ जी। बट वाई फरारी? aspirations, it gives you a status symbol. So that is why we chose कि ठीक है हम साइकोलॉजी पढ़ाएंगे because ये एक मतलब हमारा प्रोडक्ट एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट था। जैसे हमने फिर धीरे धीरे और कोर्सेज लॉन्च करे, जैसे कोई एनिमल लवर है तो हम उनको एनिमल साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, कोई दे आर इनटू लॉ तो हम उनको क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, कोई फैशन एंथुजियास्ट है तो उसको फैशन साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, कोई इनटू बिजनेस है तो उसको बिजनेस साइकोलॉजी पढ़ाएंगे। तो क्या ये नीड ऑफ द आवर है? नहीं, बट ये एक एस्पिरेशन है। अगर ये भी पढ़ लेंगे तो और अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, ये भी पढ़ लेंगे तो अपने एनिमल्स को, पेट्स को और अच्छे से जान पाएंगे। सो आई स्टार्टेड विद अ सिंगुलर मोटिव कि तब मुझे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करनी थी, बट उसके बाद भी डाइवर्सिफाइड अ लॉट। सो जब मैंने तब स्टार्ट करा तब आई वॉज द ओनली पर्सन। मैं ही अपनी कंपनी में सेल्स कर रही थी, मैं ही अपनी कंपनी की इंटर्न थी, मैं ही CEO थी, मैं ही CTO थी, सब मैं ही थी, जो भी थी। और वो कंपनी आप मानो तब मेरे पास 2-3 हज़ार रुपये थे और उससे मैंने वो स्टार्ट करा। और वो 2-3 हज़ार रुपये भी मैंने किस में खर्च करे कि मैंने गूगल एड्स और फेसबुक एड्स में वो पैसे डाले और उधर से जो लीड्स आई उन्हीं को फ़ोन पे कन्वर्ट करती थी। एंड आई वॉज व्हेन आई यूज़ टू कन्वर्ट देम, तो मैं उनसे ऐसे बात करती थी कि हाँ मैं अभी इंटर्न हूँ, मेरी शिफ्ट ना 6 बजे ख़त्म हो जाएगी तो प्लीज़ आप कोर्स में एनरोल उससे पहले कर लेना। सो आई यूज़ टू मार्केटिंग, सेल्स, इट्स ऑल अबाउट लिटिल ब्लफिंग ऑल्सो, कि आपको थोड़ी थोड़ी ऐसे बातें बोलनी पड़ती है जिससे कस्टमर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़े। ऑल इन वन। हाँ, सो मैं ही हर चीज़ करती थी तब। इनफैक्ट
मैंने अपनी कंपनी की वेबसाइट भी खुद बनाई थी। हालांकि मैं एक साइंस बैकग्राउंड से थी और मेरे को वेबसाइट बनाने की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से थी। बट तब भी ना मैं बहुत पढ़ती थी। सो मैंने ये चीज़ कहीं पढ़ी कि पीपल स्कैन इन अ एफ फॉर्मेट। जैसे एफ क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है। पीपल कैसे स्कैन करते हैं, 1 2 3 4 5। तो मैंने जो अपनी पूरी वेबसाइट बनाई ना, वो ऐसी ही बनाई कि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ 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 और फिर यहाँ। तो उससे क्या हुआ, लोगों के अंदर ना वेबसाइट को स्कैन अच्छे से कर पाए, वो अच्छे से देख पाए कि क्या कोर्सेज है, कैसे है। तो जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो ना अपने बिजनेस के लिए अलग अलग चीज़ें, तो आप बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर पाते हो। जैसे वेबसाइट मैंने खुद बनाई, ग्राफिक्स बनाने मैंने खुद सीखे। तब इंस्टाग्राम रील्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, फिर भी मैं कैसे तो तैसे खुद ही रील्स बनाती थी, लोगों से बात खुद करती थी। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी ना आपको बहुत कुछ सिखा देती है, क्योंकि जब आप हर चीज़ धीरे धीरे करके खुद कर रहे होते हो ना, तो यू लिव इन दैट जर्नी अ लॉट। तो वो वहाँ से धीरे धीरे मैंने सब चीज़ें सीखी, और उसके बाद 1 महीने में ही हमने 2.5-3 लाख के प्रॉफिट्स कर लिए थे उस टाइम पे, व्हेन आई वाज 19। तो एवरीवन गॉट सो शॉक्ड कि ये कैसे हो रहा है। माय पेरेंट्स वर वेरी शॉक्ड कि ये कैसे हो गया, बट आई यूज्ड टू डू इट ऑल अलोन। देन वी एक्सपैंडेड द टीम, और उसके बाद तो द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। मतलब फिर तो हमने धीरे धीरे करके बहुत चीज़ें नई नई ट्राई करी, नई नई इनकॉर्पोरेट करी, नए कोर्सेज लॉन्च करे। अब हमारे 30-40 कोर्सेज हैं। सो देन वी एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट एंड हायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल एंड डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इट स्टार्टेड विद जस्ट मी एंड 3,000 रुपीज़, आई वुड से। तो कौन सा प्लेटफॉर्म आपने यूज किया सबसे पहले अपने सबसे कोर्सेज पहले के लिए? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। हाँ, इंस्टाग्राम पे हमने सबसे पहले स्टोरीज और पोस्ट्स के माध्यम से लोगों को ये बताना चालू करा कि कोर्सेज क्या है। अगेन वो डिमांड क्रिएट करी कि आपके लिए क्यों ज़रूरी है। और पहले उन कोर्सेज में मैं ही पढ़ा रही थी। सो मैंने पहले 1-2 कोर्सेज में पढ़ाया, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी आने लग गए कि हमें भी पढ़ना है, हमें भी पढ़ना है। तो देन बिकॉज आई एम नॉट एलिजिबल टू टीच दैट मच, बिकॉज मैं खुद एक साइकोलॉजी ड्रॉप आउट हूँ, तो देन आई हायर्ड अपने ही कॉलेज के एक प्रोफेसर को, और फिर उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट करा। फिर धीरे धीरे हमने और भी ट्रेनर्स हायर करे। वी हायर्ड, मतलब अभी हमारे पास 13 ट्रेनर्स हैं। तो जो आपके कोर्सेज हैं वो सारे ऑनलाइन हैं या रिकॉर्डेड हैं? एवरीथिंग एट दैट टाइम वाज ऑनलाइन, नाउ इट्स रिकॉर्डेड। सो अगर आज मैं आपका कोर्स लूँगा तो वो रिकॉर्डेड मुझे सेशन मिलेगा? यस, राइट। तो वो कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है? हमारी वेबसाइट पे। अच्छा, तो वी जस्ट पे एंड वी गेट Yeah, अ लिंक फॉर द right, रिकॉर्डिंग। right, हम उसे correct. जब मर्जी चाहें देख सकते हैं, Yes. एंड दैट्स अ परपेचुअल लिंक। यस यस यस। अच्छा। अब हमने इसको पूरा ऑटोमेट कर दिया है। पहले आई वाज टू मच अटैच्ड टू दिस, तो हम हमेशा सारे कोर्सेज हमारे लाइव होते थे एंड एवरीथिंग, बट नाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिकॉर्डेड। अच्छा, दूसरा तो मतलब ये समझ आया कि आपने कैटेगरी क्रिएशन किया है, मतलब एक नई नीश को डेवलप किया है। और ये यहाँ नहीं थी जैसा आपने कहा या कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, हमने एक कैटेगरी क्रिएशन ही कर दी। करेक्ट। तो ये अपने आप में एक बहुत सराहनीय चीज़ है, क्योंकि 19 साल में जहाँ लोग पॉकेट मनी और पापा और घूमने में ही लगे रहते हैं, वहाँ आप 2-3 लाख रुपए महीना कमा भी चुकी थी। हाँ, तो ये 2-3 लाख का सफ़र करोड़ तक कितने टाइम में पहुँचा, या करोड़ों तक कितने टाइम में पहुँचा? ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा ना, तब मैं क्रेजी हो गई थी बिल्कुल बिजनेस के लिए। तो तब मैं यूपीएससी की तैयारी करी थी। देखो अभी क्या होता है ना, अभी बहुत लोग ये स्टोरी सुनेंगे, लोग सोचेंगे अरे हम भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अरे हम भी कंटेंट स्टार्ट करते हैं। बट मैं आपको बताती हूँ, सक्सेसफुल लोगों का ना एक ट्रेट होता है, वो कभी भी ये नहीं सोचते कि ये जो कर रहे हैं मुझे वही करना है। वो ये सोचते हैं कि अभी मेरी थाली में जो है ना, मुझे उसमें बेस्ट देना है। तो पहले मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट थी। मैं यूपीएससी के लिए 15-16 घंटे पढ़ती थी दिन में, और उस पढ़ाई ने मुझे इतना कुछ दे दिया, इतना कुछ बता दिया, इतनी कुछ नॉलेज दे दी कि उसके बाद जब मैंने सोचा कि यार मुझे बिजनेस करना है, तो मैं उसमें भी अपना 100% दे पाई। सो वन ट्रेट ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल इज कि जो मेरे पास अभी है मैं उसमें फोड़ूंगा, क्योंकि हमेशा हमें लगता है कि वो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, Other side. कि दूसरा इंसान जो करे वो तो ज़्यादा बेटर है ना करना, तो मैं वो करता हूँ। बट ये वाली हैबिट मैंने ब्रेक करी। मैंने सबसे पहले अपने यूपीएससी को अच्छे से फोकस करा, अच्छे से पढ़ाई करी। बट फिर जब मेरे बिजनेस से मेरे को ग्रोथ मिलने लग गई, तब मैंने सारा अपना टाइम एंड अटेंशन उस पर दिया। बट अभी जैसे मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं मैम आपने ड्रॉप आउट करा, हम भी ड्रॉप आउट करेंगे अपने कॉलेज से और हम ये स्टार्ट करेंगे। बट दैट्स बुलशिट। मैंने कब ड्रॉप आउट करा, जब माई बिजनेस वॉज ऑलरेडी डूइंग गुड नंबर्स, उस टाइम पे मैंने डिसाइड करा कि मैं ड्रॉप आउट करूँ। तो कोई भी इस एपिसोड को देख रहा है ना, तो अभी जो कर रहे हो उसमें फोड़ो पहले, उसके बाद प्लान द नेक्स्ट स्टेप। मेहनत करना सीखो यार, मेहनत करना ही सबसे डिफिकल्ट। लोग कहते हैं ना मेहनत करो, बट वो मेहनत
करने की हैबिट डालना ही सबसे डिफिकल्ट टास्क है। जब मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट नहीं करी तो उससे पहले मुझे मेहनत करनी आती ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था मेहनत करते कैसे। मैं एक साथ एक जगह बैठ के 1 घंटे कोई काम नहीं कर सकती थी, बट धीरे धीरे करके आप डेली 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 वो हैबिट्स को डेवलप करते हो। अब जैसे मैंने उसके बाद कंटेंट भी स्टार्ट करा, तो उसके लिए मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी करनी थी। अभी मैं आज आपके सामने से बोल रही हूँ, बट मैं पहले बैक देन इन स्कूल आई वॉज वेरी शाय, मैं कुछ भी नहीं बोल सकती थी। कोई मेरे स्कूल में स्पीकर आता था, कॉलेज में स्पीकर आता था, तो मैं इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऑडियंस से क्वेश्चंस पूछ सकें। खड़ा करके सवाल पूछ लूँ। बट देन यू डेवलप। अब जैसे कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हैक क्या है कि आप अपने बचपन का कोई किस्सा याद करो और उसको फ़ोन में रिकॉर्ड करो कि उस दिन ऐसा हुआ, मम्मी ने ये कहा, पापा ने ये कहा, मैंने फिर ये करा वो करा, और उसी किस्से को 20 दिन तक रिकॉर्ड करो। और मेरे पास इतनी सारी वीडियोज़ है जिसमें मैं ये कर रही हूँ, अपने बचपन के किस्से बता रही हूँ। तो मैं 20 दिन में उस एक पर्टिकुलर किस्से की बेटर स्पीकर बन गई, राइट? तो फिर ऐसे कर धीरे धीरे कर करके ना आप इन जनरली बेटर स्पीकर बन जाते हो। जब आप एक ही चीज़ को बार बार दोहराते हो तो फिर आप कोई और किस्सा पकड़ लो, फिर तीसरा किस्सा पकड़ लो। सो आपको, नो वन इज़ बॉर्न विद समथिंग, यू नीड टू डेवलप थिंग्स इन योर सेल्फ। और अगर या तो आप इधर यू कैन डेवलप एंड लिव एन एक्सेप्शनल लाइफ, या फिर कोई एक स्टेज पे खड़ा है तो ऑडियंस भी तो चाहिए, या तो यू गेट सेटिस्फाइड कि हम ऑडियंस बनने में खुश हैं, तो या तो मेहनत करके एक्सेप्शनल लाइफ क्रिएट कर लो, वरना एक्सेप्ट कर लो ये भी कोई बुरी लाइफ नहीं है। आप सुबह नौकरी पे गए, शाम में घर आए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करा, सो गए। तो अब क्या दिक्कत क्या है? सपने देखते हैं बड़े वाले, मेहनत नहीं करते, सोचते हैं खुद हो जाएगा कुछ, भगवान किसी दिन खुद दे देगा। इट्स नॉट ट्रू। सो इधर एडजस्ट विद योर नॉर्मल लाइफ or build an exceptional life for you, because only 10% people in this world plan to create something, Yes. and उसके 10% create करते हैं और उसके 10% उसे कंटिन्यू करते हैं। तो कितने हुए? 0.1%। तो ये 0.1% लोगों में कोई भी कंपटीशन नहीं है। ऊपर की जगह में कोई कंपटीशन कभी नहीं होता, वो कंपटीशन नीचे ही होता है। पहले ही इतने लोग छट जाते हैं। आजकल तो डिस्ट्रैक्शंस इतने सारे हैं। आपको, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे रिया, तो उसके बाद आप कॉलेज भी जा रहे थे उस टाइम, और अगर कॉलेज जा रहे थे तो आपने ये नहीं सोचा मैं कॉलेज लाइफ एंजॉय करती हूँ? जैसे जनरली बच्चों का होता है कि हमें कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, इधर जाना है उधर जाना है, फ्रेंड सर्कल होते हैं, बॉयफ्रेंड्स होते हैं इन जनरल, तो आपका ऐसा कुछ नहीं था? हमारे बच्चे तो पापा पॉकेट मनी दे दो, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, और वहाँ बस खर्चा किया, मौज मस्ती करी, वापस आ गए, आए, पढ़ गए, सो गए, बस यही हो रहा है। क्योंकि ये जो तो ये आपको कैसे आया कि मुझे कुछ करना है, और मतलब मैं आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑन माई ओन, मतलब ये इंस्पिरेशन कैसे मिली? और ये साइकोलॉजी भी, इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक। अभी हम इतने कैजुअली बात कर रहे हैं, लेकिन जो बंदा बहुत ज़्यादा मेंटली जो डिस्टर्ब है, उसके लिए कुछ भी उसको समझाना एक एक्चुअली आ टास्क है। तो आपको आपने जो फील्ड आपने चूज़ करी, मेरे हिसाब से वो बहुत टफ टास्क था, क्योंकि किसी का माइंडसेट चेंज करना इट्स नॉट ईजी। तो आपने पर्टिकुलरली इसी बारे में कैसे सोचा? सो 2-3 क्वेश्चन है ये। पहले मैं आपका जवाब देती हूँ कि मतलब मैं जहाँ और बच्चे ये सब कर रहे थे वहाँ मैं ऐसे क्यों कर रही थी, और उसका शायद पूरा क्रेडिट मेरे फादर को ही जाता है, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। मतलब इट वाज लाइक कि पहले बहुत कम पैसों से स्टार्ट करा, फिर धीरे 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 करके माई पेरेंट्स वर एट अ सिचुएशन दैट दे वर अर्निंग गुड, ठीक है। बट उसमें क्या है ना कि मेरे पापा ने कभी हमें फील ही नहीं होने दिया कि हमारे पास पैसे हैं। सो ही ऑलवेज मेड मी फील कि स्कैरसिटी है हमारे आसपास। जैसे ज़्यादातर पेरेंट्स गलतियाँ करते हैं कि वो हर चीज़ अपने बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हैं, बट माई फादर नेवर डिड सो, कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम सबसे ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट करें। उन्होंने हमेशा ये सोचा कि कैसे इसको स्कैरसिटी फील कराओ, ताकि ये कुछ अपने अंदर आग जगाए कि मुझे कुछ एक्सेप्शनल करना है। सो कॉलेज में जब मैं कॉलेज गई, इट वॉज़ अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 6 महीने मैंने इतना ज़्यादा एंजॉय करा। शायद ही ऐसा दिल्ली का कोई क्लब हो जहाँ पर मैं ना गई हूँ। और हम लोग एक फ़्लैट में रहते थे, हम लोग 10-12 लोग एक फ़्लैट में रहते थे। हमने इतना एंजॉय करा, बट तब मेरे को ये पता था कि यार ये सब तो है बहुत अमीर माँ बाप के बच्चे, ये तो हमेशा ही ऐसी लाइफ जी लेंगे, बट मैं क्या करूँगी जब इनसे दूर हो जाऊँगी, तो फिर मैं क्या करूँगी। अब हैबिट तो पड़ गई। पहले कुछ 12th तक कुछ पता नहीं था, कॉलेज में जाते ही सब पता लग गया, अच्छा ये गुची, ये एलवी, ये अरमानी। अब हैबिट तो पड़ गई ब्रांड्स देखने की, अच्छी अच्छी जगह जाने की, क्लब्स जाने की। बट अब मुझे ये पता था कि 3 साल का कॉलेज है, चलो तब तक तो जैसे तैसे ये लाइफ देख लूँगी मैं, उसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट। तो उस चीज़ का ना मेरे मन में इतना डर बैठ गया था कि मेरे लिए क्या है आगे, और मेरे को आगे क्या करना है। और मेरे को हमेशा घर में स्कैरसिटी दिखाई गई कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ से कुछ एक्सपेक्ट मत करना, हम तो नौकरी करने वाले लोग हैं, तुम्हें भी नौकरी ही करनी है आगे जाके। एक्चुअली
कोई भी जो सर्विस क्लास फैमिली है उसका ये माइंडसेट होता ही होता है कि भाई हमें सेव भी करना है, हमें अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी देनी है और उसी के साथ ही हमें मूव ऑन करना है। राइट। सो तब ना कॉलेज में रहते रहते भी मेरे को ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस याद है जहाँ पर मान लो सबके पास आईफोन्स है, मेरे पास रेडमी का फ़ोन है, तो ना मैं ऐसे बहुत बार लाए भी करती थी, अरे नहीं नहीं मेरे पास भी आईफोन था वो टूट गया था इसलिए वो मैं अभी नहीं लाई, या मेरे पास भी ये था अभी वो है नहीं, हाँ हाँ मेरे घर में भी ये वाली गाड़ी है, बल्कि वो सब कुछ भी नहीं था, बट वो एक फेक वर्ल्ड मैंने तब अपने आसपास क्रिएट कर रखा था, बिकॉज आई यूज टू फील वेरी बैड कि यार इन सब के पास जो चीज़ें हैं वो मेरे पास क्यों नहीं है। सो दैट वॉज द ओनली मोटिवेशन पॉइंट। मैंने बिजनेस स्टार्ट करने का, इफ यू आस्क मी वन मोटिवेशन, दैट वॉज आईफोन। कि मुझे आईफोन लेना है। मेरे को आईफोन लेना है, मुझे ऐसा लगता था तब अगर मुझे आईफोन मिल गया ना तो इस लाइफ में फिर मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर तो इससे बड़ी खुशी की तो बात ही नहीं है कोई। आईफोन मतलब लाइफ इज़ इन माई हैंड्स, ऐसा मुझे लगता था। तो ये, और अब जो उसके बाद जो हुआ है ना, मतलब ये लोग मुझसे पूछते हैं क्या पेरेंट्स मस्ट बी सो प्राउड, यू आर डूइंग सो वेल, बट आई हैवंट प्रोसेस्ड दिस, क्योंकि ये तो मेरे सपनों का पार्ट ही नहीं था। मेरे सपनों का पार्ट एक आईफोन था बस, ये सब मैंने थोड़ी सोचा था कि ये सब भी इतना ज़्यादा हो जाएगा। सो ये मेरे को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज़ में कि उनको बच्चों को ये फील करवाना पड़ता है कि देयर इज़ स्कैरसिटी और हर चीज़ जो आप बोल रहे हो वो आपको नहीं मिलेगी। आई रिमेंबर उस टाइम पे मेरे पापा के पास आईफोन 4S था, फिर उन्होंने कोई नया सैमसंग फ़ोन ले लिया था, तो वो 4S कायदे से मेरे पास आना चाहिए था, बिकॉज ऐसे ही होता है ना यूजुअली, बट वो मेरे पास नहीं आया। वो ड्रॉर में पड़ा रहा, वो ड्रॉर में बंद रहा, मैं 6 महीने तक उसे देखती थी रोज़, वो 4S उस ड्रॉर में था, बट वो मुझे नहीं दिया। अब तब मेरे को इतना गुस्सा आता, मुझे ऐसा लगता था ये मेरे दुश्मन है, ये मेरे को क्यों नहीं दे रहे, मतलब ये ही इज़ ओके विद मी ऑपरेटिंग अ टूटा फूटा फ़ोन, बट ही इज़ नॉट गिविंग मी दैट फ़ोन। जो कि घर में ऐसे ही पड़ा है, ऐसा भी नहीं हाँ, कि घर में कोई ऐसे यूज ही हो पड़ा रहा है। है। इनफैक्ट मैं 3-4 साल पहले तक भी ये किस्सा किसी को सुनाती थी ना, मेरी आंखों में आंसू होते थे कि यार मतलब मुझे नहीं दिया, मतलब वो रुल रहा है घर में, कोई यूज़ नहीं कर रहा उसे, वो मुझे नहीं दिया। बट टुडे आई फील कि वो सबसे बेस्ट डिसीजन था, बिकॉज तब मुझे वो दे देते अगर, तो मेरे को कभी नीड ही नहीं लगती ना, मेरे को क्या पड़ी है फिर कि मेरे को बाहर से भी कुछ मेहनत करके कमाना है, कुछ करना है। सो आई फील स्कैरसिटी आपको बहुत कुछ सिखा देती है, और जब मेरे आसपास का माहौल बहुत अमीर बच्चों वाला था तो तब मुझे रियलाइज़ हो कि आई हैव टू डू समथिंग एक्सेप्शनल। दैट इज़ एक्चुअली वंडरफुल रिया, क्योंकि सबकी अपनी अपनी इंस्पिरेशंस होती है, लेकिन ये है कि ये जो आपने बोला है ये मेरे ख्याल से जितने बच्चे देख रहे होंगे इस एज के उनको ये इंस्पायर करेगी ही करेगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आईफोन वालों से कि आओ और तुम्हें कुछ रिवॉर्ड रिवॉर्ड क्योंकि यू आर द वन पर्सन जिसने की एक आईफोन के लिए अपनी जिंदगी इतनी ट्रेमेंडस चेंज। डेफिनेटली। और अभी मैंने अपने भाई को, अब मेरा भाई की लाइफ देखो कितनी क्रेजी है, ही इज़ इन 10th राइट नाउ एंड ही हैज़ आईफोन 14 प्रो। मैंने उसको दिला दिया, मम्मी को दिला दिया, पापा को दिला दिया। सो अब मैं उनको बहुत बोलती हूँ तुमने मुझे नहीं दिलाया था बट मैंने तुम्हें दिलाया। और ये बताना बहुत ज़रूरी है। हाँ और रिया, जैसे आपने बताया आपको एक बिजनेस आइडिया आया, हाँ। तो अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो क्या स्टार्ट करे अभी की सिचुएशन में, और वो आइडिया कैसे ले उस चीज़ का? रिया कुछ ऐसा बताना कि मतलब जो हमारी ऑडियंस है ये मान के चलना कि उनके पास पैसे नहीं है या बहुत ही कम पूंजी है, तो उससे कुछ करना है। राइट। हाँ, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है हम चाहते हैं कि वो तुम्हारे से और तुम्हारे से भी ऊपर आए, नहीं बिल्कुल। और बिजनेस आइडिया कुछ ऐसा दे के जाना जिससे कि लोग थैंक्स बोलें। नहीं, हम 3-4 बिजनेस आइडियाज़ की बात कर सकते हैं इसमें, जो मैं भी कुछ टाइम से रिसर्च कर रही हूँ, तो मेरे को लगा कि हाँ ये आइडिया सच में अच्छा है। जैसे कि एक आइडिया तो जो मेरे को ऐसा लगता है विच इज़ रियली गुड, दैट हम लोग ना ये आइडिया ना एक्चुअली कोई कर रहा है मेरे नोन में। उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी सोसाइटी में ही सब लोगों की जो बेस्ट डिशेज़ है उनका एक मेन्यू बना लिया, ठीक है। उस मेन्यू में उन्होंने सबकी बेस्ट डिशेज़, जैसे मान लो पूजा जी अच्छी पाव भाजी बनाती है, दीपक जी अच्छे छोले भटूरे बनाते हैं, कोई अच्छे दाल चावल बनाते हैं, उन सब की उन्होंने लिस्ट डाल दी, ठीक है, और मेन्यू बना दिया और हर जगह सर्कुलेट कर दिया कि आप यहाँ से खाना ऑर्डर करो। तो उससे क्या है, लोग अब उस मेन्यू से खाना ऑर्डर करें बिकॉज दे नो कि ये जो हमें डिश मिल रही है ना, ये उस पर्सन की बेस्ट डिश मिल रही है, मतलब जो जो बेस्ट बनाता है वो हमें मिल रहा है। तो इससे हाउस वाइफ्स का बेनिफिट ये है कि वो पैसे कमा सकते हैं, आप बीच में कमीशन ले सकते हो, एंड ऑन द अदर हैंड ये एज अ मॉडल भी बहुत अच्छा है। कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी सोसाइटी टाइप। इससे जो पीजी में बच्चे रहते हैं उनको इतना बेकार खाना मिलता है, उनको अच्छा खाना मिलेगा, वो ये खाना ऑर्डर कर सकते हैं। सो इट्स लाइक कि आप कहीं जाते हो और आप कोई देखते हो कि यहाँ पे यार किस चीज़ की नीड है और आप उसके बेसिस पे एक बिजनेस क्रिएट करते हो। जैसे कि अगर हम बैंक में जाते हैं, आज सुबह ही मैं बैंक गई, इतनी लंबी लाइन थी, इतना फ्रस्ट्रेट हो गई, इतना टाइम वेस्ट हो गया, व्हाट टू डू। अब इसके लिए भी
ऐसे आप ऑटोमेशन एप्लीकेशन बना सकते हो जहाँ पर आपको पहले से ही अपने फ़ोन में ही दिख जाए कि यहाँ पर अभी इतनी लाइन है तो मैं इतनी देर बाद घर से निकलूँ। सो यू ऑब्जर्व प्रॉब्लम्स वेयर एवर यू गो। अभी हमारे इंडिया में इसकी भी कितनी दिक्कत है कि हम लोग को अब सब लोग हेल्थ कॉन्शियस है, सब लोगों को खाना है हेल्दी खाना, बट ऑर्गेनिक के नाम पे हमें कहाँ मिल रहा है ऑर्गेनिक, सब चीज़ों में उल्टी सीधी चीज़ें मिक्सड है। तो क्या कर सकते हैं हम, कुछ ऐसा भी बिल्ड कर सकते हैं जिसमें आपने फार्मर से पहले ही एक लैंड ले लिया रेंट पे कि इस सीज़न के लिए ये लैंड हमें दे दो रेंट पे, कॉल पे ही सारी आपने बात कर ली, इसमें ये 5-6 सब्जियां उगाना, ये हमको इसमें यही फर्टिलाइजर्स डालना, ये वाले मत डालना, इसको ऐसे उगाना, इतना पानी डालना, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देने आप दो और वो आपके लिए एज इट इज़ वो उगाए और आपको दे। इससे क्या है, मिडिल मैन कट गया, जितना उनको दाम मिलना चाहिए उतना उनको मिलेगा, आपको भी इतना महंगा नहीं पड़ेगा, प्लस आप एकदम फ्रेश फूड खा पाओगे। सो बिजनेस आइडियाज़ बहुत सारे। अब जैसे एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है सब दोस्तों के ग्रुप में कि कहीं पे हमें घूमने जाना है, ठीक है, बट घूमने जाना है तो अब ये दोस्त नहीं मान रहा, अब वो दोस्त नहीं मान रहा, सबके 10 नखरे हैं, नहीं मुझे इस जगह नहीं जाना, मुझे उस जगह नहीं जाना, मैं इन डेट्स पे फ्री नहीं हूँ, उन डेट्स पे फ्री नहीं हूँ। तो यू कैन क्रिएट समथिंग लाइक अ ट्रैवल टिंडर, जहाँ पर मैंने अपनी ट्रैवल प्रेफरेंसेस डाली और सब ने अपनी ट्रैवल प्रेफरेंसेस डाल दी, हम राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप कर रहे हैं, जिस दो की ट्रैवल प्रेफरेंस मैच कर गई वो इकट्ठे जा सकते हैं। वो इकट्ठे जा सकते हैं। तो अब देख रहे हो मैंने आपको बैठे बैठे जैसे 4-5 आइडियाज़ दे दिए जो कि इजीली एग्जीक्यूट आप कर सकते हो। अब जैसे जितनी भी फैमिलीज़ होती है जिनके पास पेट्स होते हैं, अब क्या है कि वो फैमिलीज़ चली जाती है रिजॉर्ट्स में, ट्रिप्स पे, हर जगह, बट देखो जिसके पास पेट है एक चीज़ आप उनसे मेकआउट कर सकते हो कि उस बंदे के पास पैसा तो है ठीक ठाक, पेट बिल्कुल। पालना कोई वैसे बस की बात नहीं है किसी के भी, पैसे पेट पालने के लिए पैसा लगता है अच्छा खासा। तो पेट आप ऐसा रिजॉर्ट खोल सकते हो जो पेट्स की वेकेशन हो, जहाँ पर क्या हमने अपना पेट को भेज दिया 5-6 दिन के लिए, वहाँ पे हमारे पेट की वेकेशन है, वहाँ पे पेट्स के लिए स्विमिंग पूल्स है, पेट्स के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स है, वहाँ पर सारे पेट्स आपस में एंजॉय करें। सो यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन विद जस्ट स्मॉल थिंग्स। अब जैसे जिम है, जिम हम सब सोचते हैं कि हमें जिम जाना है, ठीक है, बट जिम जाने में क्या एक स्ट्रेस लगता है कि अरे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वर्कआउट होगा। आप लोग ने जिम जाने का ट्राई करा है? आप रिया वेरी बैड क्वेश्चन यहाँ आपको लगता है स्कोप जिम जाने का? भाई ये काट दो काट दो काट दो कट कट कट। बट जैसे जिम का हम सोचते हैं तो अब ऐसा कोई जिम नहीं है जो एक फन एक्टिविटी जैसा जिम हो, जब मतलब आप अपने हाँ friend के- बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसीलिए तो मैं नहीं जा पा रहा। हाँ, तो जैसे फन एक्टिविटीज़ हो, ट्रेडमिल पे आप भाग रहे हो तो आपको स्कोर काउंट हो रहा है, आपके फ्रेंड का भी स्कोर काउंट हो रहा है, या फिर आप कुछ भी डंबल उठा रहे हो तो आपके पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। तो एक जिम को इतनी फन एक्टिविटी बना दो कि वो एक प्ले स्टेशन जैसा जैसे लगे। ट्रेडर के लिए बना दो, जितना ज्यादा ट्रेडमिल पे वर्क करोगे उतना ज्यादा शेयर ऊपर जाता जाएगा और आपको पॉइंट्स मिलेंगे। हाँ एग्जैक्टली तो जिम को भी हम कितना फन वे में कर सकते हैं। देन अब आजकल एक और दिक्कत क्या है, ओल्ड एज लोगों की, घर में ओल्ड एज लोग हैं, उनके ध्यान नहीं रख पा रहे हैं लोग क्योंकि सबको नौकरी पे जाना है, सब चीज़ करनी है। तो किसी कम्युनिटी बनाओ हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल्स की, कि हमारे ये हर सिटी में 30 लोगों की टीम है जो बूढ़े लोगों का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, ताकि कोई भी बुक करे तो वो आराम से आपके घर आकर आपके जो भी एल्डरली लोग हैं उनका ध्यान रख पाए जब आप बाहर जा रहे हो। सो जस्ट सी, मैंने आपको 5 मिनट में 10 आइडियाज़ बता दिए जो मेरे दिमाग में डेली आते रहते हैं कि ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। सो व्हेन यू हैव दैट, बेसिकली व्हाट आई वांट टू हाईलाइट इज द माइंडसेट। व्हेन यू आर विद दैट माइंडसेट यू सी अ थिंग एवरीवेयर कि इसमें भी बिजनेस बन सकता है, उसमें भी बन सकता है, इसमें भी बन सकता है। तो इसकी मार्केटिंग कैसे करें? मेन प्रॉब्लम ये आती है, हमने एक आइडिया सोचा, उसको हमने एग्जीक्यूट भी कर दिया, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम ये आती है कि हम उसको मार्केट कैसे करें, उसको लोगों तक पहुंचाएं कैसे? जैसे अगर मैं आपको एक बताऊं कंपैरिजन वाइज, तो अगर हम कहीं भी बाहर होर्डिंग लगवाते हैं ना, तो दीपक जी आपको क्या लगता है कितना खर्चा आता होगा जो बाहर होर्डिंग्स लगती है बड़ी बड़ी महीने का? 1,80,000। हाँ है ना, 1 लाख मान लो आप, और 1 लाख में वो होर्डिंग कितने लोग देखते होंगे, कितने लोग उसको एक्चुअली पढ़ते होंगे, और फिर कितने लोग उससे कन्वर्ट होते होंगे, उसका डेटा भी हमारे पास नहीं है। और आई एम श्योर कि सड़क से जाते जाते कोई इतनी होर्डिंग्स नहीं पढ़ता, अनलेस एंड अनटिल वो कोई उसकी लेकिन बहुत ही रिया, इंपॉर्टेंस उसकी की रीच भी बहुत ज़्यादा नहीं है ना, क्योंकि अगर मान लो एक रास्ते से रोज के 1000 आदमी जा रहे हैं हाँ तो वो रीच बस 1000 तक सीमित 1000 है। एग्जैक्टली, अगर मान लो कोई हाईवे है तो वहाँ 5000 तक सीमित है। 5000 तक सीमित है। और रिया वो पता है क्या होता है, आप ना अगर आपके मतलब की चीज है ना तो आपकी नजर जाएगी और आप उसको थोड़ा सा अपने माइंड में रखोगे बिल्कुल, भी तो अब सही। हमने एक फिगर ले लिया कि 1 लाख रुपए में ये ऑलमोस्ट आप दोनों के एनालिसिस के हिसाब से भी कितने कम रिजल्ट है। वहीं पर अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम एड्स पे
5,000 रुपये स्पेंड करते हो तो आप एक दिन में 1.5 लाख लोगों तक पहुंच सकते हो, और वो भी 1.5 लाख लोग वो जो आपके इंटरेस्ट के लोग हो, इंटरेस्ट के इंटरेस्ट लोग के लोग और वो भी वो जो देखेंगे आपकी ऐड, जो पढ़ेंगे, जो उस टाइम पे चला रहे हैं, तो उनका ध्यान फोन पे, उनका ध्यान गाड़ी चलाने पे नहीं है जो और होर्डिंग के टाइम पे होता है। तो आप पूछो मार्केटिंग कैसे करें, आई फील एड्स आर द बेस्ट वे टू मार्केट थिंग्स। ऑफ कोर्स होर्डिंग इंसान मार्केटिंग के लिए नहीं चलाता, बहुत सारे लोग बोलेंगे वो तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए चलाते हैं कुछ, बट इफ़ यू गेट अ चॉइस बिटवीन द टू देन एड्स आर द बेस्ट वे। मैंने अपने बिजनेस को हमेशा एड्स के थ्रू प्रमोट करा है एंड आई फील कि वो सबसे बेस्ट है। प्लस सेकेंडली एक चीज़ और है कि आजकल ना क्या है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, जैसे कि हम बात भी करते हैं कि एक के जैसे ही हज़ारों बिजनेसेस है, राइट। सो जब वो कंपटीशन इतना बढ़ गया है तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को एजुकेट करो दैट वाई योर प्रोडक्ट्स आर गुड। तो उसके लिए कंटेंट क्रिएशन इज़ अ मस्ट। आप कंटेंट बनाकर पहले लोगों को एजुकेट करो, फिर उनको कन्विंस करो। जैसे कि इफ़ यू टॉक अबाउट रेड बुल अपने इंस्टाग्राम पे एक भी रेड बुल की फ़ोटो नहीं डालता, कोका कोला एक भी कोका कोला की फ़ोटो नहीं डालता, कोई भी आप बड़ा ब्रांड ले लो वो अपने प्रोडक्ट की फ़ोटो ही नहीं डालते। वो पता क्या डालते हैं, रेड बुल वाले डालते हैं कि हेलीकॉप्टर को छत से कूदा दिया, कुछ आसमान में रॉकेट फट गया, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि जो लोग रेड बुल पीते हैं उनके अंदर एड्रेनलिन रश बहुत ज़्यादा होता है, उनमें बहुत एनर्जी होती है, तो उनके कंटेंट से वो एजुकेट कर रहे हैं कि रेड बुल पी के तुम ऐसे कुछ बवाल सी चीज़ कर सकते हो, ठीक है। और उधर से ही उनकी मार्केटिंग इनडायरेक्ट हो रही है। सो द बेस्ट वे टू सेल इज टू एजुकेट पीपल थ्रू कंटेंट एंड देन सेल योर प्रोडक्ट्स, और कंटेंट का इतना टाइम नहीं तो एड्स आर द बेस्ट वे देन। बट कंटेंट जो है वो बहुत ऐड ऑन करेगा। ऐड का जो हमें रिजल्ट मिलना है, अगर हम सिर्फ ऐड डालें तो कम मिलेगा, अगर उसके साथ उसका कंटेंट एसोसिएटेड है तो Right. उसके रिजल्ट्स मल्टीफोल्ड्स हो जाएंगे। 100%। अगर कोई आपके पेज पे आ रहा है उसको एकदम रेलिवेंट चीज़ें दिख रही है तो यू नो इट कंटेंट कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू इफ डन द राइट वे। और रिया, जैसे ये तो बिजनेस की बात हो गई, अब कौन से 2 बिजनेस ऐसे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए और कौन से 2 ऐसे हैं जो बिल्कुल हमेशा करने चाहिए? मतलब मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मार्केट रिसर्च करती रहती हूँ, तो मैं किस बिजनेस में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना नहीं चाहूँगी। करोगे, हाँ। मैं उसमें अगर बताऊँ, आई वुड नेवर वांट टू इन्वेस्ट इन अ रेस्टोरेंट बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 40% रेस्टोरेंट्स पहले साल में फेल हो जाते हैं और 60% 4 साल में फेल हो जाते हैं। सो आई डोंट थिंक सो दैट इज समथिंग आई वुड वांट टू इन्वेस्ट इन। देन सेकंड इज होटल इंडस्ट्री। रियल एस्टेट बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, बट वहीं पे होटल रियल एस्टेट के ऊपर एक बहुत ही बड़ी सरदर्दी है, बिकॉज उसमें आपको एम्प्लॉयज़ भी रखने हैं, आपको लोगों का कस्टमर सेटिस्फैक्शन देखना है, होटल की सफाई, ये वो। सो रेस्टोरेंट एंड होटल आर 2 businesses which I would never want to invest in. On the other hand, 2 businesses where I would want to invest in, first is AI automations, because आजकल हर business owner, as a business owner I know I want to automate my business to next level, because I don't want कि हर चीज़ के लिए यू नो ह्यूमन एरर का मेरे को रिस्क लेना पड़े। सो आई वुड वांट AI ऑटोमेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आई वुड वांट टू इन्वेस्ट। एंड सेकेंड थिंग इज़, इंडिया में अभी करंटली एस्ट्रोलॉजी एंड साइकोलॉजी बोथ द फील्ड्स आर एट पीक, बिकॉज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाई डे, प्लस अभी एस्ट्रोलॉजी का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। सो ये 3 चीज़ें हैं जिसमें आई वुड वांट टू इन्वेस्ट। और रिया, कोई ऐसा बिजनेस जो बाहर हो रहा है और इंडिया में नहीं हो रहा हो, उसका स्कोप है? या ऐसे तो बहुत ही सारे बिजनेसेस है वैसे जो बाहर हो रहे हैं। जैसे अभी मैं एक रिसेंटली एक कंपनी के बारे में पढ़ रही थी, तो व्हाट दे डू इज़, अब क्या है ना, इससे बहुत सारे लोग कहेंगे कि इंडिया में ऑलरेडी हो रहे हैं, बट आई वुड से कि तब तक मैं नहीं मानूंगी वो हो रहा है जब तक कोई ऐसी बहुत मेजर कंपनी नहीं आ रही कि अच्छा हाँ ये है वो कंपनी जो ये बिज़नेस कराती है। जैसे कि अभी हम इंडियंस को क्या है कि हम अपनी रूट्स से हमें अपनी रूट्स तो पसंद है, बट हम तब तक उन्हें फॉलो नहीं करते जब तक उनको मॉडर्न वे में प्रोजेक्ट नहीं करते। अब आयुर्वेदा को हम भूल गए थे, बट पतंजलि ने आके हमें याद दिलाया अच्छे तरीके से, तो हमें याद आ गया ओके आयुर्वेदा वाज अ थिंग एंड वी शुड फॉलो इट, राइट। बहुत लग्जरी ब्रांड्स भी आ गए हैं जो कि आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहे हैं। यस 100%। फॉरेस्ट एसेंशियल है, कामा आयुर्वेदा कामा है। आयुर्वेदा फॉर, हाँ ये स्किन केयर के कितने अच्छे ब्रांड्स हैं, कितने दे आर अच्छे brands हैं। लग्जूरियस एंड दे आर वेरी गुड प्रोडक्ट्स, बट हम वेरी एक्सपेंसिव ऑन पॉकेट एज वेल, आई क्योंकि नो। बिल मैं देता हूँ। फॉरेस्ट एसेंशियल्स का आई एम अ बिग फैन, मेरे सारे प्रोडक्ट्स फॉरेस्ट एसेंशियल्स के होते हैं। मैं काम पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कामा ज़्यादा यूज़ करती हूँ हाँ। कंपैरेटिवली। सो
हाँ, तो अब जैसे हम लोग को हम पुराने ट्रेडिशंस भूल जाते हैं। वैसे एक और ऐसी चीज़ है जैसे मेडिटेशन। अब वी ऑल नो मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट हम उसको अपनी लाइफ में उतार नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऐसा कोई सेंटर नहीं है। जिम के लिए मुझे पता है मैं एक्सरसाइज करने जाऊँगी, हाँ जिम कर लूँगी। योगा का मुझे पता है, डांस क्लासेस है, बट वाई आर मेडिटेशन सेंटर्स नॉट ओपनिंग इन इंडिया एट अ लार्ज स्केल? मेरे को तो ऐसा लगता है हर कोई जाना चाहेगा रात को 1 घंटे या सुबह 1 घंटे कि यार मैं मेडिटेशन सेंटर में जाऊँ। जैसे हम लोग गुरुदेव के आश्रम हाँ। गए थे, हमें कितना मज़ा आया था। जी। ऐसा कुछ हमारे घर के पास होता जहाँ पर हम रोज जाकर अपना माइंड फ्री कर पाते तो कितना अच्छा होता। ब्रह्म कुमारी इसका कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा चलता है। दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली मेडिटेशन, दैट इज़ समथिंग स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस, बट मेडिटेशन सेंटर्स हम डेफिनेटली वी कैन एक्सप्लोर इन ये इंडिया। सब चीज मार्केटिंग पे आके कंसंट्रेट हो गई। लाइक जिम हाँ। की मार्केटिंग कितनी ज्यादा होती है, इन Right. चीजों की मार्केटिंग नहीं होती तो वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं दिखती हैं। करेक्ट, 100%। और जैसे कि आप ये सोचो कि ये वाला बिजनेस भी कितना अच्छा चलेगा। अब जैसे दीपक जी कोई भी चीज़ होती है, हम तुरंत सर दर्द हो रहा है डिस्प्रिन खा लो, पेट दर्द हो रहा है ये वाली दवाई करो, बट हमको अगर हमें ये दवाइयों को एलिमिनेट करना हो तो सम पीपल कैन मेक लाइक अ मैजिक बॉक्स। उस मैजिक बॉक्स में क्या है, सारी हमारी एंशंट जड़ी बूटियाँ, एंशंट दवाइयाँ, एक उन सबका एक बॉक्स है कि सर दर्द की है, पेट दर्द की है, लूज मोशन की है, वॉमिटिंग की है, हर चीज़ की उसमें दवाइयाँ हैं। ठीक है, जॉइंट में पेन हो रहा है तो ये ऑयल लगा लो, हेयर फॉल हो रहा है तो ये लगा लो, सो दैट व्हेन आई डोंट वांट टू ईट एन एलोपैथिक मेडिसिन आई कैन जस्ट ओपन माई मैजिक बॉक्स, आई कैन फाइंड अच्छा इसकी ये है, या ये काढ़े, उसमें अलग अलग काढ़ास बनाने की रेसिपीज़ हो सकती है, तो अच्छा उसकी ये रेसिपी है एंड आई कैन जस्ट टेक इट डायरेक्टली। सो आजकल ना ऐसी चीज़ें बहुत चल रही है जो लोगों को गुड हेल्थ के सपने दिखा रही हैं। सो दैट इज़ अ वेरी बूमिंग बिजनेस इन इंडिया राइट नाउ। तो मतलब एक आइडिया के लिए पैसा होना ज़रूरी नहीं, थोड़ी सी दिमाग के परखज्जे खोले जाएं और थोड़ा सोचा जाए राइट। तो आइडिया आपके इर्द गिर्द ही है, सिर्फ उसे आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। एंड आइडिया इज नेवर द प्रॉब्लम, द ओनली प्रॉब्लम इज द एग्जीक्यूशन। Execution. आइडिया हर जगह, ये सब जो मैं आपको आइडियाज बता भी रही हूँ, ये आइडियाज हर किसी के दिमाग में आते ही हैं, बट सब लोग एग्जीक्यूशन से पहले ही डर जाते हैं। लोगों को लगता है बिजनेस बिल्ड करना तो कितना बड़ा हुआ है, हमें तो कुछ आता ही नहीं, बट इट्स नॉट द केस। मैं आपको बताऊँ, जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट करा था मुझे फाइनेंस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो एक ये 200 पेज की किताब है द एल्मनैक ऑफ नेवल रविकांत। वो बुक ने मेरे को इतनी अच्छी नॉलेज दे दी अबाउट फाइनेंसेस, मैं इतनी ज़्यादा फाइनेंशियली लिटरेट हो गई जस्ट उसको पढ़ के। प्लस वो बुक ना आपको फाइनेंसेस के अलावा भी बहुत कुछ सिखाती है। तो आई वुड रिकमेंड कोई भी अगर नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से बिजनेस बिल्ड करना चाहता है तो दे शुड डेफिनेटली रीड दैट बुक। देन एक और एक बार नाम नाम दोबारा और repeat बताएं। बता दो। यस, द एल्मनैक ऑफ नेवल रविकांत। द एल्मनैक ऑफ नेवल रविकांत। द एल्मनैक ऑफ नेवल रविकांत। हमने क्लियर कर दिया अच्छे से। यस। देन एक और बुक जो मैं सबको रिकमेंड करना चाहूँगी वो है 48 आवर स्टार्टअप। बिकॉज हम लोग क्या होता है ना, ये सबकी प्रॉब्लम है कि हम एक आइडिया सोचते हैं, आज आपको आइडिया आएगा, कल आप उस आइडिया के बारे में सोचोगे, परसों सोचोगे, फिर आप उसी में कोई लूपहोल ढूंढ लोगे, फिर आप सोचोगे आइडिया तो बेकार है, फिर आप नेक्स्ट आइडिया पे मूव ऑन कर जाओगे। एग्जैक्टली। सो इतनी ज़्यादा देर आइडिया को अपने दिमाग में रहने ही मत दो। आई गेस 72 आवर स्टार्टअप नाम है, 48 आवर नहीं है। तो इतनी देर तक आइडिया को रहने ही मत दो, तुरंत सोचो और जल्दी जल्दी एनालिसिस करो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और फिर उसको स्टार्ट कर दो। फिर वो जो सीखना है ना वो आप जर्नी में ही सीखो। इतना ज़्यादा करने से पहले आई डोंट थिंक सो एनीवन शुड बहुत सोचना नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। बिकॉज सी, एंड ये तो सबसे अच्छा है, जिस बिजनेस में जितने ज़्यादा ऑब्जेक्शंस वो उतना अच्छा बिजनेस, बिकॉज देन यू हैव अ लॉट टू सॉल्व। और फिर किसी का उसमें आना इतना ईजी भी नहीं है। प्लस जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसको 1-2 चीज़ें तो ज़रूर कर लेनी चाहिए। एक तो उसको ट्रेडमार्क अपना सबसे पहले रजिस्टर करा लेना चाहिए, जिसमें उसको अपना नाम, जो भी उसको ब्रांड कलर्स यूज़ करने हैं, एवरीथिंग दे शुड गेट अ ट्रेडमार्क फॉर इट। देन सेकेंडली उनके जो भी ब्रांड सीक्रेट्स है, जो भी ट्रेड सीक्रेट्स जिसको हम कहते हैं, मे बी इट कैन बी अ रेसिपी ऑफ समथिंग और समथिंग लाइक दैट। आपका कोई बिजनेस उसमें कोई एक्स फैक्टर जो है उसके लिए आपको यू शुड हैव एक NDA कि जब भी आप किसी को वो चीज़ बता रहे हो तो यू शुड गेट अ साइन ऑफ देम ऑन योर NDA, ताकि ये चीज़ आपकी बाहर ना जाए। सो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। NDA का मतलब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। यस, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट आपको सबके साथ साइन करवा लेना चाहिए जब आप अपने किसी को ट्रेड सीक्रेट बता रहे हो। और आपके बिजनेस के 2 वर्जन होने चाहिए। एक ऐसा वर्जन जब कोई पूछे व्हाट आर यू वर्किंग ऑन तो आप उसको इजीली बता दो सारी चीज़ें, बट उसमें वो ट्रेड सीक्रेट्स इंक्लूडेड नहीं होने चाहिए। बट व्हेन यू आर टेलिंग दैट बिजनेस विद द ट्रेड सीक्रेट्स, देन देयर शुड बी NDA इन प्लेस।
रिया, जैसे आपने अभी बिजनेस आइडिया बताया, आपने कहा उसको एकदम इमीडिएटली एग्जीक्यूट करने का, लोग जनरली फेलियर से डरते हैं, तो उससे कैसे ओवरकम किया जाए? आप एक साइकोलॉजी की भी स्टूडेंट है, तो इस चीज़ पे लोग कैसे वर्क करें कि आज मैं भी कुछ शुरू करने वाली हूँ, तो मैं पहले ये सोचूंगी कि भाई ये फेल हो गया तो फिर क्या होगा? मतलब फेलियर से सबको डर लगता है। 5 मिनट की साइकोलॉजी की जो क्लास है वो हमारे हाँ। ऑडियंस को दे जाओ आज। 5 मिनट में ये सिखा जाओ कि फेलियर से ओवरकम कैसे करना है। राइट, आई एक वुड डर से जिसे कहते हैं कि ओवरकम कैसे किया पूजा जी, जाए। आई वुड से कि whenever I see regret in someone's eyes, no, it's really painful. तो regret तो हमारे दिमाग में कभी होना ही नहीं चाहिए. अगर हमने आज कोई चीज़ सोची और हमने नहीं करी और फिर 10 साल बाद उसका regret कर रहे हैं तो that is bullshit. Plus why are we living? मतलब अगर हम और डीप चले जाए इस कॉन्वर्सेशन में, तो हम क्यों जी रहे हैं? हमारा एंड गोल क्या है? अल्टीमेट थिंग इज डेथ. एवरीवन विल डाई वन डे, राइट? तो इस पूरी जर्नी में हमारे पास चाहे पैसे हैं चाहे नहीं है, हम कैसे भी बैकग्राउंड से हैं, हम जो भी करते हैं, कुछ मतलब एट एनी स्टेज ना, यू कैन ऑलवेज एक्सपेरिमेंट विद समथिंग. अगर आप अमीर हो तो हाँ बड़े लेवल पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, गरीब हो तो छोटे लेवल पे कर सकते हो, बट ऑलवेज नो दैट एंड गोल कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग, larger picture is only death. So till the time you're living, keep experimenting, keep thinking new things, keep playing around. एकदम boring life नहीं होनी चाहिए. I want कि that dialogue is very true कि मैं भागना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, सब करना चाहता हूँ, पर मैं रुकना नहीं चाहता. बिकॉज व्हेन यू स्टॉप देन योर लाइफ इज हेल. सो मैं ऐसा नहीं चाहूँगी मैं एक दिन सुबह उठूँ और मेरे को काम पे ना जाना हो. मतलब आई वुड नेवर वांट रिटायरमेंट फ्रॉम माय वर्क. व्हाई द हेल वुड आई वांट रिटायरमेंट? मैं रिटायरमेंट लेके करूँगी क्या? आई वुड ऑलवेज वांट कि मैं हमेशा आई शुड डू समथिंग और द अदर. और यही फायर हर किसी के अंदर होनी चाहिए. बिकॉज एज आई सेड इन द बिगनिंग, या तो आप अपने लिए एक एक्सेप्शनल लाइफ बिल्ड कर लो या फिर सेटल विद अ नॉर्मल लाइफ. इट्स एज सिंपल एज दैट. अगर एक जना स्टेज पे खड़ा है तो उसको सुनने के लिए 500 के ऑडियंस भी चाहिए. तो भाई या तो तुम वो एक बन जाओ या 500 के बीच में रह के सेटल हो जाओ, खुश रहो 500 के बीच में रह के. सो व्हेन पीपल से नो हम मोटिवेट नहीं हो पा रहे, हमें मोटिवेशन नहीं चाहिए, आई फील कि भाई तुम गधे हो. फिर अगर तुम मोटिवेट नहीं हो पा रहे तो अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें मोटिवेशन चाहिए फिर भी तुम्हें मोटिवेशन तुम्हें नहीं है, तो इससे बुरा क्या हो सकता है? विनर्स आर ऑलवेज सेल्फ मोटिवेटेड. दे डोंट सीक मोटिवेशन फ्रॉम एनी सोर्स. बिकॉज जब आप मोटिवेशन कहीं और से लेते हो तो वो मोटिवेशन सिर्फ तब तक रहती है जब तक वो आपको वो मोटिवेशन देते हैं. द टाइम इट स्टॉप्स, द टाइम दिस वीडियो विल एंड, द मोटिवेशन विल गेट ओवर फॉर देम, राइट? सो मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन. अपने अंदर की जो फायर है उसको जानो. इफ आई टेल यू माई ओन थिंग, मेरे को इस दुनिया में कोई ज़रूरत ही नहीं थी पॉडकास्ट स्टार्ट करने की. बिजनेस वॉज वर्किंग वेल फॉर मी, कंटेंट वॉज वर्किंग वेल फॉर मी. मैंने पॉडकास्ट क्यों चालू करा? अंदर की आग है, अभी नहीं करूँगी तो कब करूँगी? एंड इफ समवन, वैसे तो वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग एट एनी एज, बट स्टिल आई वुड से इफ एट दिस एज, इफ फ्रॉम 20 to 30 इफ समवन इज वॉचिंग दिस एंड उनको कुछ करना है, तो उनके लिए तो अभी हमारे पास क्या है? ना हमारे बच्चे हैं, ना हमको उनका स्ट्रेस है, ना हमारे माँ बाप अभी इतने बूढ़े हैं कि हमें उनका स्ट्रेस है. सो वी हैव नथिंग टू लूज. द वर्ल्ड इज ओपन फॉर अस. 40 से 50 वाले भी सुन सकते हैं क्योंकि मैं उस एज ब्रैकेट में हूँ. And you guys are a big inspiration. मतलब you are planning to start. ही स्टार्टेड कंटेंट, फिर उसके बाद आपने कंटेंट स्टार्ट करा. मतलब ये कितनी बड़ी इंस्पिरेशन उन सब लोगों के लिए. लोग अभी सोचते नहीं अब तो हमारी उम्र निकल गई, अब हम कैसे करें, अब हम क्या करें. बट दैट्स एट द एज ऑफ 45 हमें भाई इंस्टा पता भी नहीं 45 था. हम मतलब कर रहे हैं. और मैं कई दफ़ा देखता हूँ जो लोग 50 के हैं, 52-55 के, वो कहते हैं यार अब आधी ज़िंदगी बीत गई, आधी और बीत जाएगी. तो जब तक ये कुछ करने की चाह नहीं है ना अंदर, ये स्पार्क जब तक नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है, एंड आई एम ऑलवेज वेरी प्रोएक्टिव ऑन दिस. करेक्ट. ये मेरी मम्मी मुझसे इतना गुस्सा रहती है हमेशा, मैं उन्हें रोज़ 2-3 नए आइडियाज़ बता देती हूँ. हर महीने मैं कोई ना कोई 2 चीज़ें नई चालू ज़रूर करती हूँ. अब लोग किस नज़र से देखते हैं, अच्छा इसने ये करा, ये भी सक्सेसफुल हो गया, वो करा, वो भी सक्सेसफुल हो गया. बट इतनी सारी चीज़ें जो आज तक सक्सेसफुल नहीं हुई, जो मैंने रिवील भी नहीं करी कि मैंने करी थी, और जो बिल्कुल फ्लॉप थी, बट वो मेरी जर्नी का पार्ट है एंड इट्स माई जर्नी. आई लव इट. और उसमें आपको कितना लेसन मिला होगा, कितना कुछ सीखने को मिला होगा. भाई आपकी कोई चीज़ फेल हुई है तो क्यों हुई है, वो आगे कोई बिजनेस करने के लिए वो एक आपके लिए एक लेसन है कि भाई आप कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. 2 थिंग्स विच आई लर्न कि बिजनेस कभी भी बुरा नहीं होता है, या तो अच्छा होता है या बहुत अच्छा होता है. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड सेकेंडली,
बिजनेस फेल होता है, एंटरप्रेन्योर कभी फेल नहीं होता. एक मानो मेरा बिजनेस नहीं चला, इट डजंट मीन दैट आई फेल्ड, इट मीन्स दैट द बिजनेस फेल्ड एंड आई विल ट्राई समथिंग एल्स. और हम किसी भी बिजनेस को बुरा नहीं कह सकते, किसी भी बिजनेस को ये नहीं कह सकते कि ये शिट बिजनेस है. इधर इट्स गुड और इट्स वेरी गुड. वेरी गुड होगा तो बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा, गुड होगा तो ठीक है, आप नॉर्मल कर लोगे, एक अच्छा छोटा बिजनेस बना लोगे. बट ये दो चीज़ें आई लर्नड इन माई बिजनेस जर्नी. इसके लिए मैं एक जीता जाता एग्जाम्पल हूँ. 2015-16 तक मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था. वो बिजनेस बंद हो गया, लेकिन मैं बंद नहीं हुआ. राइट. बिजनेस बंद हुआ, एज एन एंटरप्रेन्योर मैं चलता रहा, मैं कोशिश करता रहा, गिरता रहा, संभलता रहा, और आज मैं फिर खड़ा हो गया. राइट, डेफिनेटली. सो पीपल शुड लर्न दिस थिंग हाँ. कि ज़िंदगी चलने का नाम है. और ये मेरे साथ भी वही है. पहले प्ले स्कूल शुरू किया, वो बंद हो गया, लेकिन फिर भी मैंने ट्रेडिंग नहीं छोड़ी. कुछ भी हो गया, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लेकिन मेरी ट्रेडिंग जर्नी कंटिन्यू हुई है. और अभी कंटेंट क्रिएशन अभी स्टार्ट हुआ है. नहीं, इट्स ग्रेट, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो. और ये सबको ही सीखना चाहिए कि देयर इज़ नो एज टू डू एनीथिंग. ये सब पता है, लोग बहाने ढूंढते हैं. अब जैसे बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ ना कि अरे लड़कियों का ही कंटेंट चलता है, हम तो लड़के हैं, हमारा कंटेंट कौन देखेगा. ये क्वेश्चन मैंने भी पूछना था आपसे. आपने कितनी जल्दी ग्रो करा? आप लड़के हो, आपने ग्रो नहीं करा है क्या? लड़का नहीं हूँ मैं तो, बाद में बन गया. मतलब whatever. हाँ. But anyone can grow on Instagram or YouTube, just need the right strategies. तो जब आपने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, तब आपको ये कमेंट्स नहीं मिले, ये तो सुंदर लड़की है, इसका तो चल ही जाएगा, ऐसा करके किसी ने नहीं बोला? ये कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मिले, ये कमेंट्स मुझे अब भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं. और मुझे तो बहुत, मतलब आई गेट अ लॉट ऑफ हेट डेली, आई गेट अ लॉट ऑफ लव डेली. बट आई गो बाय दिस कोट इन माई लाइफ दैट sticks and stones may break my bones but words will never harm me. So मतलब अगर पत्थरों से और लकड़ियों से मारोगे तो चोट लग जाए शायद, बट शब्दों से कभी चोट नहीं लगेगी. सो एवरीवन ऑन सोशल मीडिया शुड हैव अ थिक स्किन दैट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या बोल रहे हो, जो भी हेटर्स है उनके लिए. Exactly. एंड ये जो आप कह रहे हो पर्टिकुलरली दिस ऑब्जेक्शन की सुंदर है इसलिए कंटेंट चलता है, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि सुंदर तो हूँ. सुंदर था. एंड व्हाई नॉट? भगवान ने सुंदर शक्ल दी है तो क्यों नहीं? इसी पे आप दोनों की चर्चा से मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है और मेरा मन है कि मैं पूछ ही लूं. तो क्या लुक्स मैटर करती हैं? क्या लुक्स बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट हैं? मुझे ऐसा लगता है लाइफ के हर फेज में लुक्स डेफिनेटली मैटर करती हैं, और लुक्स ही वो फर्स्ट इंप्रेशन है जो लोगों पे पड़ता है. एंड आई फील कि लुक अपनी कोई भी अच्छी कर सकता है. सो देयर आर 2-3 पॉइंट्स. एक तो ऑलवेज बी वेल ड्रेस्ड, योर क्लोथ्स शुड बी अच्छे से आयरनड, दे शुड लुक एकदम परफेक्ट. आई हायर्ड अ ड्राइवर few days back and I am totally fascinated by his dressing sense. उसकी शर्ट पे कभी एक क्रीज भी नहीं होती है. He is so much well dressed. So well dressed होने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती and anyone can be well dressed. Secondly, whenever you're going somewhere, जैसे I always in my car you'll find इलायची के pouches everywhere and I always carry Listerine strips या mints with me so that when you talk it should come as a freshness and everything should look like कि ठीक है something fresh is happening. So always take care of this. Second thing कि जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो, business meeting whatever, always have this thing with you. Then third, have a nice haircut, especially for boys. Your beard should be on point. So वो looks वाली looks matter नहीं करती कि how God has shaped your face, but how you are maintaining it. Maintaining that is yourself. the looks which matters in today's इनफैक्ट world. कई लोग तो जनपद से कपड़े लाते हैं, वो पहन के भी वो इतने अच्छे लग रहे होते हैं जो लोग ब्रांडेड कपड़े पहन के भी नहीं लग रहे होते हैं. 100% brands and all they don't matter till the time आपने अच्छे से पहना है, and then wear confidence on yourself. See, I feel that मेरे को अभी तक अगर इवन इफ लोग ये भी कह रहे हैं कि मैं वीडियोज आर वर्किंग वेल बिकॉज आई लुक गुड, बट दैट्स ऑल्सो बिकॉज आई स्पीक विद कॉन्फिडेंस एंड दैट इज the most That is important what thing. it matters. So when you speak, it should look like someone, some influential person has entered the room now. So carry that confidence within yourself. Your walk should reflect that confidence. Your speech should reflect that confidence. So confidence is very important. वो So एड looks ऑन करेगा. matter. हाँ, लुक्स मैटर करते Looks matter. Looks definitely matter. लोग जो कहते हैं looks matter नहीं करते, it's bullshit. Looks matter, but how you present yourself, that is the categorization of looks. तो रिया मर्सिडीज आ गई, बड़ा घर आ गया, अब व्हाट नेक्स्ट? मतलब क्या अब एम क्या है?
सो एम तो अभी बहुत सारे हैं मतलब नेक्स्ट इमीडिएट एम क्या होना चाहिए, क्या है? मैं आपको बताऊँ अभी आई फील लाइक इट्स जस्ट डे वन, आई हैव जस्ट स्टार्टेड। और मैं आपको बताऊँ मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे ऐसा लगता है ये सपने मुझे सोने नहीं देते हैं बिकॉज मैं इतनी चीज़ें सोचती हूँ रात को कि मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। सो आई फील इट्स अ लॉन्ग वे टू गो राइट नाउ। कुछ अच्छा बिजनेस बिल्ड करना है, अच्छा लेवल पे उसको लेके जाना है, कुछ ऐसा करना है जो बस इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट क्रिएट करे। और मोर देन इम्पैक्ट पैसे दे मुझे वो बिजनेस क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट की बातें करते हैं, बट अगेन आई एम ऑल अबाउट मनी, सो आई वुड वांट टू से दैट पैसे मैटर करते हैं। प्रैक्टिकली जो भी जैसे भी जो भी कहता रहे, everyone wants money. या डेफिनेटली एवरीवन वांट्स मनी एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। एंड आई फील कि अगर मुझे आज से 10 साल बाद ये रियलाइज़ भी हो जाता है कि पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आई फील कि दैट विल बी द राइट स्टेज टू नो दैट पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा कमाने के बाद अगर आपको ये लग रहा है पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इट्स अ गुड साइन, राइट? ऐसे कहते हैं ना कि हर किसी को लाइफ में बहुत पैसे कमाने चाहिए ताकि उन्हें पता लगे कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट व्हाट्स द फर्स्ट थिंग? हर किसी को लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए। फिर जो रियलाइजेशन हो, जो तुम्हें अपनी फिलोसफीज थ्योरीज लिखनी है, तुम लिख लो वो, देन इट्स योर एक कहावत है ना कि व्हेन यू आर फिल्ड इन लाइफ यू कैन थिंक इन ए बेटर वे। राइट। अगर मेरी बेसिक नेसेसिटीज़ और मेरी बेसिक ज़रूरतें पूरी हैं तभी मैं एक स्टेप अहेड सोच सकता हूँ। 100%। जैसे क्या होता है ना, हमारा ब्रेन ना 2 तरीक़ों से फंक्शन करता है। सो एक तरीके में क्या होता है कि हमारे पास जब पैसे नहीं होते ना, तो हम हमेशा ये सोच रहे होते हैं कि हमारा कल कैसा होगा, अब कल मेरे को कैसे खाना मिलेगा, कल मेरे को कैसे कपड़े मिलेंगे। हम हमेशा ना एक डर में जीते हैं कि ये मेरे पास होगा नहीं होगा, कल ये होगा नहीं होगा, परसों ये होगा नहीं होगा। सो पर जब वहीं पे जहाँ पे हमारे पास पैसे होते हैं तो वी कैन थिंक अ लॉट मोर। सो देयर आर 2 वेज पीपल थिंक। एक होता है कि जब हमारे पास कोई टेंशन नहीं है तो अब हम उसके ऊपर का सोचते हैं, पर एक है जब 100 टेंशन है तो हम उन्हीं में उलझे रह जाते हैं। और इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगी कि मैं जब छोटी थी तब मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, ज़्यादा पॉकेट मनी नहीं होती थी, बट मैंने आज तक कभी भी ना किसी रिक्शे वाले से नेगोशिएट करा, ना किसी सब्जी वाले से नेगोशिएट करा। एंड मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा बोलते थे कि ये बहुत लुटाऊ है, मतलब इसको ना ये बहुत हवाई है। मेरे रिश्तेदार भी मेरे मम्मी पापा को बोलते थे कि इतनी हवाई बच्ची है ये, तो इसको तो हर चीज़ ये चाहिए, हर चीज़ ऐसे करनी है, कोई 20 रुपये मांग रहा है तो उसको 40 दे के आ रही है। बट आई विल टेल यू वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज मैंने कभी अपना दिमाग 100 रुपये को बचाने में लगाया ही नहीं, मैंने हमेशा 1000 रुपये को कमाने में लगाया। आप फर्क समझ रहे हो? बिल्कुल, मेरी वाइफ भी ऐसे ही है। यही हाल मेरा है। ये मुझे अगर सब्जी लेने जाती है तो जो सब्जी मैं 1000 रुपये की लाता हूँ ये 1500 की लाएगी क्योंकि इसका कहना ये है कि दीपक हम अपना ब्रेन इन छोटी छोटी चीज़ों पे लगाएं। इससे बेटर कि जो आप बिजनेस कर रहे हो, जो आप स्टॉक मार्केट कर रहे हो, जो ये स्टॉक मार्केट कर रही है, वहाँ आज 5000 का हम वो स्टॉप लॉस कैसे बचाएं, 100%। उस पे फोकस करो रादर देन दीज पेनी थिंग्स। और रिया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से ये है, आज हम कहीं पास्ता खाने जाते हैं, उस पास्ता की कॉस्ट कुल 100 रुपीज़ है, बट हम वहाँ पे एक अच्छे रेस्टोरेंट पे 700-800 का पास्ता खा के आते हैं, उस पर 10% सर्विस टैक्स देते हैं। और एक रिक्शे वाला जो गर्मी में इतनी मेहनत कर रहा है, उससे हम 10 रुपये के लिए लड़ रहे हैं, तो एथिकली भी मुझे ये करेक्ट नहीं लगता। मतलब हाँ, मुझे ये लगता है कि definitely। हम फॉरेन ब्रांड्स को इतने इतने पैसे दे रहे हैं और हमारे जो इंडियन ब्रांड्स हैं, या कह लीजिए जो हमारे वेंडर्स हैं जिनका डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, अगर उनको हम 50 रुपये फालतू दे देंगे तो वो एक ब्लेसिंग की फॉर्म में भी मिलेगा और आपको वो रिटर्न पता नहीं कहाँ की कहाँ जाके मिलती है। तो 100%। या मतलब एक मनी तो है ही फैक्टर, लेकिन मेरे हिसाब से एक स्पिरिचुअलिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपकी नेकी कहीं ना कहीं काम आएगी। वो Yeah, छोटे छोटे फैक्टर से definitely। काम आती है। 100%। एंड इससे आपका माइंडसेट भी बिल्ड होता है कि ठीक है यार, आई लर्न मोर ताकि मैं और दे पाऊँ। और दे अभी व्हाट आई फील कि अगर मैंने कुछ अचीव करा, और उसका बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर अभी मेरे पास कोई भी आता है कि यार मैं बहुत ज़रूरत में, मुझे ये चाहिए, तो यू नो आई कैन गिव, आई हैव द पावर टू गिव समवन समथिंग। ये मेरे को सबसे बड़ी पावर फील होती है कि दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ डूइंग एवरीथिंग विच आई हैव डन। ना मेरे को गाड़ी बेस्ट पार्ट लगता है, ना घर बेस्ट पार्ट लगता है, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। वो आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती होगी I can उसमें। help. I can, you know, I have the capacity to hire anyone and give them work, or I have the capacity to help someone even without, you know, taking work from them. So that is again a very good thing, I would say. तो रिया, जो सफ़र एक अकेले आपसे शुरू हुआ जिसमें मार्केटिंग भी आप कर रही थी, सेल्स भी आप कर रही थी, सब कुछ आप ही कर रही थी, और रिया उप्रेती भी आप ही थी। आज टीम कितनी बड़ी एक्सपैंड हो गई है, कितने लोग हैं,
कितने लोग आपसे सीख रहे हैं, तो ज़रा इसके बारे में बताइए। So if I combine my company team and my content team, तो अभी we are around 35 people who are working on this thing and कितने लोगों को ट्रेन कर लिया, कितने लोगों ने कोर्स ले लिया? a lot. I would say more than 50,000 people we have, you know, इसमें से कुछ फ्री ट्रेनिंग्स भी थी हमारी, बट पेड भी अगर हम ले तो 20,000 लोगों के आसपास भी दैट्स अ वंडरफुल, वेरी बिग नंबर, वेरी बिग नंबर। रियली अप्रिशिएट। थैंक यू। तो दोस्तों देखिए, रिया ने, जिसकी उम्र कुल अभी भी 22-23 साल ही है, 22 गर्ल्स की उम्र ज्यादा नहीं चलो बताते होते आई एम सॉरी, रिया जिसकी उम्र अभी भी कुल 22 साल ही है, इसने ज़िंदगी में इतना कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन इसके सपने अभी भी मरे नहीं हैं, इसको और आगे जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने अंदर आग पैदा करो कि मुझे कुछ करना है, और सबसे बड़ी बात कि मैं कर सकता हूँ। जब और लोग कर सकते हैं, ये सोच रखनी है कि जब ये छोटी सी बच्ची कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। हर कोई रिया उप्रेती नहीं बन सकता, लेकिन रिया उप्रेती जैसा बन सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि कॉपी हर, बट आई एम सेइंग गेट इंस्पायर्ड। मेरा कहना ये है कि जब एक बच्ची 19 साल की उम्र में कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, सिर्फ एक सोच का फ़र्क है कि मैं भी कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच दीपक जी। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी, आपने बोला कॉपी मत कीजिए, मैं तो कहूँगी कॉपी भी कीजिए। इंडियन मार्केट इतनी बड़ी है कि मेरे जैसे 10 लोग 10 कंपनीज और रहेंगी तो उनका भी पेट भरेगा। वी हैव अ बिग कंजम्पशन स्टोरी। करने का बस जज्बा रखो, और जिसको कॉपी करना है करो, ये दुनिया कॉपी से ही चल रही है। एटलीस्ट काम तो करो, चाहे कॉपी करो, कुछ जिसको शुरू तो हाँ जो करना है करो, बट एटलीस्ट डू समथिंग। बस घर बैठे बैठे ये मत सोचते रहो कि ये भी करूँगा वो भी करूँगा, और करना कुछ भी नहीं है। सो पहले पहले कर्म करो। और दूसरा दोस्तों, पता है क्या, हम लोग ना अपने सर्कमस्टांसेस को दोषी मान लेते हैं कि काश मेरे पास ये होता तो मैं भी ऐसा कर लेता, काश मैं ये कर पाता, मेरे पापा ने ये किया होता। अरे सब हो जाएगा, खुद मेहनत करो, खुद आगे बढ़ो। प्रिया, कोई हमारी ऑडियंस को ऐसा बिजनेस बताइए जिसमें पैसा ना लगे और काम भी हो जाए, और बड़ा बिजनेस भी बड़ा बन जाए। बिजनेस भी बन जाए। ठीक है, पहले ना मैं एक मिसकंसेप्शन भी ब्रेक करना चाहूँगी कि अभी ना क्या है कि लोग ना शार्क टैंक देखते हैं और देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बना लेते हैं लोग, अरे $1 मिलियन फंडिंग मिल गई, ये हो गया वो हो गया। बट हर किसी को बहुत बड़ा बिजनेस क्यों बनाना है? कभी कभी हम एक छोटे बिजनेस से अच्छे प्रॉफिट्स करके भी बहुत अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। सो पहले तो बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा अलग अलग चीज़ों से मोटिवेट होकर ये मत सोचो कि अरे हमें तो बिल्कुल कुछ रेवोल्यूशनरी ही क्रिएट कर देना है। वो रेवोल्यूशनरी भी क्रिएट करेंगे हम, बट पहले हम स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट विथ अ गुड बिजनेस, स्मॉल बिजनेस। जैसे इफ़ आई टेल यू माई एग्जाम्पल, आई डिड फोबेट, आई फील इट इज़ अ स्मॉल एंड गुड बिजनेस जिससे हम प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं, बट इट्स नॉट स्केलेबल। सो नाउ आई स्टार्ट समथिंग एल्स, बट फर्स्ट स्टेप वॉज कि मैंने फोबेट स्टार्ट करा। ठीक है, सो इसलिए कभी भी हमेशा पहला सपना नहीं होना चाहिए अरे मेरे को तो मार्केट फोड़ देनी है, ये कर देना है, बिकॉज देन इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्रीम और फिर उसमें आपको 10-12 साल लग जाते हैं एंड उसका गारंटी भी नहीं है। तो इसलिए स्टार्ट स्मॉल, अच्छा पैसा कमा लो एंड उसके बाद यू कैन प्रोसीड टूवर्ड्स मेकिंग अ रेवोल्यूशनरी बिजनेस। दिस इज़ व्हाट आई फील। सेकेंडली व्हाट आई फील इज़ कि बिजनेस बनाने से पहले मार्केट रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू स्टैट्स इंडिया 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, फर्स्ट इज इंडिया 1 जो 11 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन जिसमें है। ये 11 करोड़ लोग साल का 10 लाख से ज़्यादा कमाते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको इंग्लिश बोलनी आती है, ये वो लोग हैं जो पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते खर्च करने से पहले, ये वो लोग हैं जो कंफर्ट को प्रायोरिटी देते हैं ओवर मनी। तो जैसे हम देखते हैं ऊबर आप ले लो, ब्लिंकिट आप ले लो, ये सारी जो ऐप्स हैं ये इंडिया 1 की कैटेगरी में आती है। सो या तो आप इंडिया 1 की कैटेगरी में प्लेस करने के लिए अपना बिजनेस बनाओ। दे आर अर्निंग 10 लाख रुपीज अ ईयर और मंथ, ईयर की मतलब Year. हाँ 10 लाख से 10 लाख 10 लाख beyond. करोड़, हाँ बियॉन्ड 10 lakhs। ठीक है, देन वी कम टू द इंडिया 2 कैटेगरी। ये लोग साल में 3-4 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं और ये कैटेगरी है एस्पिरेशनल कैटेगरी। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं ब्रांड्स लाइक मीशो, ठीक है, देन शेयर इट, ये सब टाइप के जो ब्रांड्स होते हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो ये क्या है कि एस्पिरेशनल तो है पर ये पैसे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो जैसे सीखो भी एक कंपनी है, वो भी इस कैटेगरी में फॉल करती है। तो ये सारे इंडिया 2 के ब्रांड्स हैं। देन वी हैव द इंडिया 3 कैटेगरी हु आर अर्निंग 1.5-2 लाख से भी
कम पूरे साल में। अब इस ये कौन से ब्रांड्स इनमें वर्क करते हैं? ब्रांड्स लाइक व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो फर्स्टली यू नीड टू सी कि हमारा बिजनेस इंडिया 1 में फॉल करवाना है, इंडिया 2 में या इंडिया 3 के लिए। टारगेट ऑडियंस कौन सी है? मैं यहाँ थोड़ा सा रुकूंगा, मतलब यूट्यूब व्हाट्सएप 2 लाख रुपए भी नहीं कमाते साल के? नो नो, आई एम सेइंग कि यूजर्स कौन है? व्हाट्सएप के यूजर्स हर कोई है ना, गरीब लोग भी यूज करते हाँ हैं, हाँ तो हाँ, यूजर्स वो है व्हाट्सएप। अच्छा। हाँ, मैं यूजर्स की बात कर रही आई एम हूँ। सॉरी, मुझे लगा कि ये मतलब वो लोग नहीं कमाते। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, सो ये लोग यूजर्स हैं। सो क्या है कि इंडिया 1 और इंडिया 2 के जो लोग हैं उनसे तो आप पैसे ले रहे हो, बट जो इंडिया 3 के लोग हैं ना, उनसे आप पैसा नहीं ले सकते, उनसे आप लेते हो टाइम। टाइम लेके आप क्या करते हो? उनके टाइम आपने लिया, उनको अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया, फिर आप इंडिया 1 वाले लोगों से एड्स चलवाते हो उस चीज़ पर, फिर आप पैसे कमाते हो। तो आप समझ रहे हो मतलब इस पूरी स्ट्रैटेजी को? तो इंडिया 3 के लोगों से आप कभी भी पैसा नहीं ले सकते, बिकॉज उनके पास देने के लिए पैसे है ही नहीं। अब हमारे हाउस हेल्प्स हैं, ये सब है, ये किसको पैसे देंगे? बट इनसे हम क्या ले सकते हैं? टाइम। कि तुम यूट्यूब पे सीरियल देखो दिन भर बैठ के, बट यूट्यूब कैसे पैसे कमा रहा है? वो इंडिया 1 जो बिजनेस कर रहा है उससे एड्स चलवा रहे हैं, और वो इंडिया 3 का टाइम ले रहे हैं। सो दैट्स द होल गेम। सो पहले और वो अपने टाइम भी दे रहे हैं, फिर धीरे धीरे कहीं जाके वो कन्वर्जन में पैसा भी दे रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। सो दिस इज द होल थिंग कि आपको पहले ये देखना पड़ेगा आपका बिजनेस फॉल किस कैटेगरी में कर रहा है। आई थिंक बिजनेस सक्सेसफुल करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो कि एग्जैक्टली मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। यू कैन नॉट थिंक ऑफ अ बिजनेस, थिंक ऑफ 100 डिफरेंट थिंग्स एंड स्टार्ट। इट शुड बी वन थिंग विच यू आर सॉल्विंग, वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, देन यू एक्सपैंड धीरे धीरे करके, ठीक है। सो पहले तो आपको बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना होगा, कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करो, कि मेरे ये 10 कॉम्पिटिटर्स हैं, ये जो कॉम्पिटिटर्स हैं इनके फाउंडर्स कौन है, फाउंडर का बैकग्राउंड क्या है, ये कॉम्पिटिटर कितने साल पहले मार्केट में आए थे, अभी कितने करोड़ों का धंधा कर रहे हैं, फंडिंग कहाँ कहाँ से उठाई है, इन्वेस्टर्स कौन कौन है, एवरीथिंग शुड बी इन एन एक्सेल शीट, क्लियर कट। ये कॉम्पिटिटर्स हैं, ये इनका ही है। देन द सेकंड स्टेप शुड बी कि मेरा मार्केट साइज कितना बड़ा है, लाइक द टैम कितना है हमारे। अब मार्केट साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बहुत सारे पैरामीटर्स गूगल पे मिल जाएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट मार्केट साइज। बट मार्केट साइज का पता होना भी बहुत ज़रूरी है, कितने लोगों को टारगेट कर रहे हैं, कितने लोग ऑलरेडी अवेयर है इस चीज़ के बारे में, कितने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। देन द थर्ड पैरामीटर इज कि ऑडियंस कौन है। ऑडियंस कौन है, ऑडियंस क्या करती है, ऑडियंस कितने पैसे कमाती है, ऑडियंस महीने के कितने पैसे स्पेंड करती है, एवरीथिंग। ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या क्या है, इसके बियॉन्ड क्या करते हैं, एवरीथिंग शुड बी देयर। सो ये 3 चीज़ें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप रिसर्च में करते हो। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल मार्केट रिसर्च। कोई भी आइडिया हवा में सोचने से कुछ नहीं होता, पहले उसको पेन पेपर पर लाना पड़ता है, एग्जैक्टली लिखना पड़ता है कि ये चीज़ है, देन यू कम इनटू एग्जीक्यूशन, देन यू सी कि इंडिया 1 2 3 किस में मेरा आइडिया कैटेगराइज हो रहा है, एंड देन यू गेट स्टार्टेड विद इट। एंड मैं तो ये सबको रिकमेंड करती हूँ, कोई भी चीज़ चालू करो, जब तक ज़रूरी नहीं है तो बहुत हाई फाई एम्प्लॉयज़ मत रखो। DUIP यहाँ सब कॉलेजेस के इंटर्न्स कम पैसों में अच्छा काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को सिखाओ और ऐसे लोगों को अपने साथ आगे बढ़ाओ। एंड अगेन बिजनेस बड़ा वो बन पाता है जब आप खुद बिजनेस से दूर हो जाते हो। बहुत सारी बड़ी कंपनीज छोटी इसलिए रह जाती है क्योंकि फाउंडर पूरे टाइम उसमें घुसा हुआ है, सब चीज़ फाउंडर कर रहा है, सब काम फाउंडर कर रहा है। सो एक लेवल तक आपको करना है, उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द आर्ट ऑफ डेलीगेशन। Delegation of authority. यस, यू हायर टू योर वीकनेस, दिस इज द फॉर्मूला, हायर टू योर वीकनेस। जिस चीज़ में आप वीक हो उसके लिए हायर करो। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। आपने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी कि भाई जो है वीकनेस के लिए हायर करो, ये सबके Right. लिए बहुत इंस्पिरेशन है। आज हम करते हैं कि हम अपनी वीकनेस पे काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको अपनी वीकनेस के लिए किसी ना किसी को और hire ये करना फैक्ट है, जैसे मैं बाजार में देखता हूँ एक छोटा व्यापारी जो 2-5 करोड़ की टर्नओवर कर रहा है, वो सेल्समैन भी खुद है, वो लोगों को फ़ोन भी कर रहा है माल लेने के लिए, फैक्ट्री भी संभाल रहा है, अकाउंटेंट के साथ भी बैठा है, शाम को उगराई के लिए भी फ़ोन कर रहा है। तो ही इज़ थिंकिंग कि मैं पैसा बचा रहा हूँ, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि अगर मैं ये 5 अलग अलग आदमी रख दूँ तो एक तो इनकी वो बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, दूसरा मैं फोकस एक्सपेंशन और बड़ी चीज़ों पे कर सकता हूँ, बिकॉज उसकी नॉलेज नहीं है उतनी। उसको ऐसा लगता है कि ये 5 लोग मेरा पैसा ले जाएंगे, जबकि वो ये नहीं समझ रहा कि मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। 100%। इनफैक्ट मैंने तो ये फॉर्मूला अब मैं यूज़ करने लग गई हूँ कि अगर क्या होता है ना कि हम सब परफेक्शनिस्ट होते हैं, हम बिजनेस करने का सोच रहे हैं, हम बड़े सपने देख रहे हैं, मतलब
कुछ लेवल का काम और परफेक्शन तो हमें है, तभी हम सोच रहे हैं। यस ठीक है, तो हमें क्या मन करता है हम सब काम खुद करें, और मैं भी पहले सब काम खुद करती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने वेबसाइट खुद बनाई, ग्राफिक्स खुद, रील्स खुद, एवरीथिंग आई यूज्ड टू डू ऑन माय ओन। बट नाउ व्हाट आई हैव लर्नड इज कि अगर कोई मेरे जितना 70% काम भी कर सकता है तो मैं उसको वो काम दे दूँ। सो 70% इज द क्राइटेरिया। अगर 70% से भी बेकार है तो मत दो, पर 70% भी आपके जैसा कर रहा है तो दे दे दो। दो आप, ताकि और चीज़ों में दिमाग लगा सको। ये नहीं है कि हम, क्योंकि आपने जैसे बताया आपने ग्राफिक डिज़ाइन शुरू करी, तो उसके लिए पहले आपने खुद भी पढ़ा होगा, खुद भी समझी होगी, तो कितना टाइम उसमें गया? 100%। बट इसके साथ मुझे एक चीज़ और भी लगती है कि व्हेन यू स्टार्ट, तब आपको हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी होनी चाहिए, सो दैट चाहिए। नो वन कैन फूल अराउंड। अभी जैसे बिकॉज आई स्टार्टेड, मैंने वेबसाइट बनानी सीखी, वीडियो एडिटिंग सीखी, हर चीज़ मैंने सीखी। तो अभी क्या है ना कि नो वन कैन फूल मी वीडियो एडिटिंग में, क्या ये ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। अभी मान लो इफ मेरे को अर्जेंटली एक रील डालनी है और कोई एडिटर नहीं करेगा, तो आई एम केपेबल ऑफ एडिटिंग इट ऑन माई ओन। दैट इज़ माई स्ट्रेंथ, राइट? तो सीखना हर चीज़ पड़ती है। और ये ना लोगों को ऐसा लगता है, एवरी टाइम मैं लोगों को देखती हूँ, सबको ऐसा लगता है, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है मेरे जो नियर डियर वंस है ना, वो भी मेरे को कभी कभी इस नज़र से देखते हैं, किसी तो किस्मत चल गई, कि अरे इसका तो टाइम अच्छा था, इसका तो टाइम चल रहा है। बट अगेन ये बहुत बड़ी बुलशिट है, बिकॉज एक घड़ा है, ठीक है पूजा जी, हम उस घड़े को भर रहे हैं भर रहे हैं भर रहे हैं भर रहे हैं, तो एक दिन तो उससे पानी निकल के छलकेगा ना। वो छलकने को ही हम किस्मत कहते हैं, वो छलकना ही किस्मत है। पर मैंने उस घड़े को रोज़ भरा ना अपनी मेहनत से, रोज़ नई नई चीज़ें सीखी ना, रोज़ मैंने जो जिसका मेरे को बैकग्राउंड भी नहीं था वो सब चीज़ें भी सीखी। तो ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस घड़े को रोज़ भरो, उस घड़े को एवरी टाइम भरो। क्या होता है कि ना, जब आपकी तैयारी है किसी चीज़ की, ठीक है, और एकदम से एक अपॉर्चुनिटी भी आ गई, तो जब वो तैयारी एक अपॉर्चुनिटी से मिल जाती है तो उसी को हम किस्मत कहते हैं। अगर मैं आज आपसे बोलूं कि आपने सुबह से रास्ते में कितनी लाल गाड़ियां देखी, तो आप कहोगे एक देखी, दो देखी, नहीं देखी, मैं है हो ना? सकता है मुझे याद भी ना हो, मैं याद आपको भी ना आंसर हो। करने के लिए कर दूं। एग्जैक्टली। बट वहीं पे मैं आपको कहूँ, मैं आपको हर लाल गाड़ी के लिए 10,000 रुपये दूंगी, तो आप देखोगे ना, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हर जगह है। पर हम क्या है, हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, लाइक द रेड कार्स, वी आर इग्नोरिंग दैम। बट जब हमें पता है कि, अब हमें क्या है कि हमें पता है लाल गाड़ी के लिए पैसे मिल रहे हैं तो हम देखते हैं, बट हमें अपॉर्चुनिटी के लिए भी तो लॉन्गर टर्म में पैसे मिल रहे हैं ना। सो स्टार्ट लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपके कॉलेज सोसाइटी में 10 चीज़ें हो रही होंगी। अगर आप कोई नौकरी करो तो आप ये देखो, जो आपका फाउंडर है वो कैसे काम कर रहा है, जो आपका मैनेजर है वो कैसे काम कर रहा है। सो अपॉर्चुनिटीज फैली हुई है। इट्स जस्ट अबाउट ग्रैबिंग देम, स्क्वीजिंग देम एंड ड्रिंकिंग द जूस। और उसमें रिया, कोविड के टाइम में जो आपने शुरू किया साइकोलॉजी से रिलेटेड, वो एक्चुअली अप्रोप्रिएट था, बिकॉज उस टाइम उस एरा की डिमांड ही वही थी कि लोग अपनी मेंटल हेल्थ से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं कहूँगा क्रक्स इस पॉडकास्ट का ये है, ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी, स्क्वीज इट एंड ड्रिंक द जूस। ये लाइन मुझे सबसे अच्छी लगी। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा रिया जी से, रिया इस दो लाइन को दोबारा अपने दोबारा एक्शंस बोलिए। के साथ दोबारा बोल दो। ठीक है, ओके। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, स्क्वीज इट एंड देन ड्रिंक द Drink जूस it. वंडरफुल। ऑफ सक्सेस। सो दिस वाज रिया और इनकी सक्सेस स्टोरी। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने ज़रूर कुछ वैल्यू आइडेंटिफाई की होगी। अगर वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं भी की तो सिर्फ एक चीज़ को समझ लीजिए, अपने अंदर आग लगाने का जज्बा पैदा करिए। ये जज्बा ही आपको मजबूर करेगा एक सक्सेस स्टोरी की तरफ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू रिया, थैंक्स फॉर कमिंग, और हमारी ऑडियंस को आपने इतना इंस्पायर किया। मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ आपके लिए। पेरेंट्स बच्चों को इंस्पायर करते हैं, आप उन बच्चों में से हो जो अपने पेरेंट्स को ज़रूर इंस्पायर करते होगे कि आपको ये करना है, आप क्यों बैठे हो, आपके पास यही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको उनको ग्रैस्प करना है। तो मतलब मेरे हिसाब से आज मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन जो इंस्पिरेशन मुझे आपसे मिलती है, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे दें, आपकी तरह बने और इतनी कम एज में इतनी सक्सेस उनके पास हो। थैंक यू सो मच पूजा जी। और अगर आप लोगों को पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू देयर चैनल, दे आर वर्किंग रियली हार्ड। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और इनकी सारी वीडियोस एंजॉय करो। और एक वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स टू रिया, क्योंकि इस पॉडकास्ट को हमारा शुरू करने का कहीं ना कहीं आइडिया हमें रिया ने दिया। ओह, थैंक यू। थैंक यू रिया, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। चलो। थैंक यू रिया।